बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और इसी के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ बिकॉज आई डोंट नो इतनी सारी एनर्जी मुझ में आज क्यों है। बिकॉज अचानक ही आई है आपके अंदर एनर्जी मेरे ख्याल में। हालांकि मैंने अभी चाय भी नहीं पी है। आपने चाय को आते हुए देख लिया। असल में yes. दरहकीकत हुआ ये है कि पहले सदफ अब्दुल जब्बार ये सवाल कर रही थी कि कहाँ है, तो अचानक जब वो छोटी छोटी खुशियां इंसान को मिलती हैं तो इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता है, करना चाहिए। तो बहरहाल अशफाक इसाक सती आपके सामने मौजूद है। हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको आपका खैर मकदम हम करते हैं। और जाहिर है कि शहर की सूरत हाल ऐसी रही और रात को आप यकीन कीजिए इस कदर हब्स, इस कदर गर्मी, बिजली का ना होना। और ऐसे में आप सोचिए कि अगर जिन लोगों के घरों में जनरेटर्स थे या फिर यूपीएस था तो फिर भी किसी हद तक उनकी ज़िंदगी बेहतर रही, लेकिन वो बेशतर लोग जिनके यहाँ ये सहूलत मैसर नहीं थी, तो आप सोचिए कि किस कदर वो मुश्किल में उन्होंने रात गुजारी होगी इस कदर शदीद गर्मी के साथ। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आई हर्ड कि किसी दिन बारिश भी हुई है जो हफ्ते का जी वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो जैसे मैंने अपनी पोस्ट में सरदार सरफराज साहब को टैग करने की कोशिश की उसके बाद वो नहीं हुआ। सरदार सरफराज साहब को टैग हम इसलिए करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं दी। अच्छा, और आप देखें आप फिर भी मेट ऑफिस की जानिब से स्टेटमेंट्स चला रही थी। हाँ, मेट ऑफिस ने फिर भी कहा था कि बारिश होगी, आज रात कराची में बारिश होगी, सैटरडे की बात है। लेकिन बारिश क्या, हमें तो कुछ बादल भी नहीं दिखाई दिए। बादलों से थोड़ा आसरा हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, वो लोग जिनकी ड्यूटीज़ बड़ी सख्त हैं, जो बाहर एज ए गार्ड्स अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, ट्रैफिक वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, उनको सलाम है। हार्ड लेबर कर रहे हैं, हार्ड लेबर। लेकिन हम अगर कुछ कर सकते हैं उनके लिए, अगर आप उन्हें ठंडा पानी पिला सकते हैं, कोई जूस प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, डू समथिंग फॉर देम। पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, पानी आप जाते हुए आते बोतलें रख लें भाई फ्रिज में। और ये जो राइडर आते हैं आपके घर में, आप उन्हें भी पानी पूछ सकते हैं, ठंडा पानी। और प्लस वैसे तो आप ऐड कर लें प्लस उन घर की खवातीन, माओ बहनों इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबको सलाम जो इस शदीद गर्मी में किचन में खड़े होकर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म के दिन रात खाने बना रही हैं। मेरा तो एक मुतालबा है और मैं इसके लिए एक बाकायदा मुहिम शुरू करने वाली हूँ कि कहीं एसी लगाएं ना लगाएं, किचन में जरूर एसी लगाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली भाई अब एसी लग्जरी नहीं रहा है। In this weather, AC air condition is no more a luxury, it's a necessity. ये अब आपकी जरूरत बन गई है। 1 टन का एसी मेरे भाइयों कितने का है? ये इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर? इन्वेस्ट कर लें, इन्वेस्ट करें। जब आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। मेरी बात सुने सदफ अब्दुल जब्बार, मुझ समेत बेशतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोलर पैनल नहीं लगाया। 10 बंदा कराची में मर गया, लेकिन किचन में हुकूमत क्यों आके एसी लगवाएगी? हुकूमत इस पे गौर करे कि एसी जो है वो अब जरूरत बन गई है, वो लग्जरी नहीं रही है। अगर आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं। बिजली प्रोवाइड नहीं करेंगे, एसी चलेगा किससे? भाई बिजली भी प्रोवाइड करें, ये हुकूमत का काम है कि आप बिजली भी प्रोवाइड करें, आप लोगों के लिए आसानियां भी लाएं, सब्सिडीज भी लेकर आएं। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारे टैक्स के पैसे भाई शहर का कोई वाली वारिस हो ना हो, हमारा वाली वारिस मौजूद है हमारे दरमियान। सबसे बेहतर बात ये होनी चाहिए। शहर में हमने ये देखा कि बड़ा मसाइल रहे और कई अफराद अपनी जान से गए। और ये जिस तरीके से ला नीना एल नीनो इफेक्ट की बात करते हैं, 2015-16 का हवाला देते हैं सरदार सरफराज साहब, अभी भी सिचुएशन यही है कि इस बार भी गर्मी इतनी शदीद है कि बर्दाश्त से बाहर है। और ये चीज़ हम विटनेस करते हैं अलसुब भी। सदफ, आज तो आपने भी विटनेस किया होगा कि गर्मी की सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है और आप बैठे हुए हैं, पंखा चल भी रहा है, क्योंकि ये जो मुसलसल एसी है ऑब्वियसली ये अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है। तो कुछ टाइमिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें आप ख्याल करते हैं। और अभी ये वो दिन होते हैं, अयाम होते हैं जब बिजली का बिल आता है। तो बिजली का बिल जब मेरा आया तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई इस्तेमाल इस तरह महदूद अंदाज में। आप यूएई की मिसाल ले लें, नो डाउट के यूएई जो है हमसे बहुत आगे है, उनकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है, लेकिन वहाँ पे सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। चाहे वो लेबर हो, चाहे वो बहुत अमीर आदमी हो, सबको एक ही तरह इस चीज़ में ट्रीट किया जाता है। मैं उस सिस्टम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची जब मैंने ये सुना कि कराची में गर्मी से, हम तो गोली से, कोई अंधी गोली से, कोई गटर में गिर जाने से, कोई डकैती पे मज़ामत करने पे उसमें जाने चली जाती हैं, उससे अपनी जानें बचाएं, कि अब हम मौसम की बेरहमी पर भी ये सोचें कि भाई गर्मी है तो कहीं गर्मी से जान ना चली जाए। तो 10 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। आप सोचिए चंद घंटों में 10 अफराद की लाशें मिली हैं
और गर्मी, लोड शेडिंग, ये तमाम सूरत हाल हैं। और अब पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि तमाम अफराद नशे के आदी थे, लेकिन नशे के आदी हों या जो भी हो, बहरहाल इंसान तो थे, और गर्मी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, कई लोग और भी अपनी ज़िंदगी से गए होंगे, लेकिन हर कोई रिपोर्ट तो नहीं कर रहा होता इस हवाले से। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि एक तो ये जो रात गए, रात के 3 बजे से लेके गैर एलानिया लोड शेडिंग, 2 बजे से लेके गैर एलानिया लोड शेडिंग, शाम को गैर एलानिया लोड शेडिंग, मैं समझने से कासिर हूँ कि आखिर उसकी वजह क्या है। अच्छा, हमें बताया जा रहा है मेंटेनेंस हो रही है। ये समटाइम्स ये भी बताया जाता है कि रात के मेंटेनेंस 3 हो रही बजे है, इसलिए 5 घंटे बाद बिजली आएगी, 9 घंटे बाद बिजली आएगी, लेकिन आपके बिजली के बिल जो है ना वो पूरे के पूरे आ रहे हैं। मतलब ये कौन सी साजी है जो रात के 3 बजे होती है, और उसके चक्कर में आप सोचिए कि बिजली की फराहमी इस हद तक डिस्टर्ब रहती है कि आप 2-2 घंटे बिजली गायब है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इलाके ये लोग लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देते हैं कि जी यहाँ पर से चूँकि उनकी रिकवरी पूरी है तो इस वजह से, और हम भी डिफेंड कर रहे होते हैं कि हाँ जी ठीक है जी आप ये करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जिन इलाकों में मिसाल के तौर पर रिकवरी पूरी नहीं है, वहाँ पर तो लोड शेडिंग का दौरानिया अच्छा खासा है, और उसमें वो लोग पिस रहे होते हैं जो कि बिजली के बिल पूरे दे रहे हैं, जिस पे आपको याद है कि हमने पहले भी बात की थी कि भाई उन लोगों का कसूर क्या है। अब जब आप घर में किसी पल सुकून में नहीं रह सकते तो फिर आप क्या करेंगे? आप यकीन कीजिए कि पानी, आप रात के वक्त भी अगर जब आप कहें कि चलो जी नहा लेते हैं, तो पानी का मसला है, और पानी हो भी तो इस कदर शदीद गर्म आ रहा होता है उस वक्त भी कि आप कहते हैं कि भाई ये तो फ़ायदा ही कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये है कि शहर में जो एक हफ्ते से जारी गर्म मौसम है, मज़ीद जो अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि इसमें शिद्दत आएगी। अब जो महकमा मौसमियात कह रहा है कि आइंदा 3 रोज़ के दौरान दर्जा हरारत 41 तक जाने का इम्कान है। अब सोचें जब दर्जा हरारत 41 पर जाएगा तो फील्स लाइक क्या होगा। और मैं ख़बर सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा, मतलब यूके में 26 डिग्री पर उन्होंने जी हीट वेव डिक्लेयर कर दी, जो कि 3 दिन से हम एसी उतने पे चलाते हैं, 26 दर्जा हरारत था, उस पे 26-27 पे तो एसी चलाते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम सोचें 41, 42, 50 इन पर भी मामलात जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या करें जब बिजली ना हो और इतनी गर्मी हो, तो फिर लोग प्रोटेस्ट करने बाहर आ जाते हैं। मैं वही बात कर रहा था कि हमारे यहाँ तो सजेस्टेड और रिकमेंडेड जो टेम्परेचर है बिजली बचाने के लिए, बिजली का बिल कम लाने के लिए, वो 26 होता है कि जी आप 26 पे चलाएं एसी, या 27 पे चलाएं। तो आप सोचें कि वहाँ पर क्या गोरों के देश की क्या ही बात है। तो बहरहाल हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद रहते हुए हम बात करेंगे अनवर ख़ान से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लोड शेडिंग की और ये क्या सूरत हाल है, ये क्या रहा है आखिर, और किस हद तक ये लोड शेडिंग हो रही है और इसकी रीज़न क्या दी जा रही है। अनवर, आप ज़रा कुछ इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए, कराची में इस वक्त लोड शेडिंग का गैर एलानिया सिलसिला जारी है। अगर इसके ऊपर हम बात करेंगे केलेक्ट्रेटिव हुक्काम की जानिब से, तो उनका एक वाज़ेह सा जवाब होता है कि शहर का जो 30% इलाका है वहाँ पे जो है बिजली चोरी की वजह से, अदम अदायगी की वजह से या लाइन लॉस की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। अलबत्ता 70% इलाकों के अंदर लोड शेडिंग का सिलसिला मामूल के मुताबिक है। ताहम सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। कराची के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है। वो अफराद के जिन्हें इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए थी, वो उस पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। वो सियासी जमातें कि जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पर आवाज़ उठाएं, वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। शहर के वो इलाके जिन्हें स्टार एरिया कहा जाता है कि जहाँ पर 100% बिलिंग की करते हैं कराची के शहरी, वहाँ पर मेंटेनेंस के नाम के ऊपर, वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट के नाम के ऊपर 1 से 2 घंटे और बस औक़ात 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार रहता है। अगर मैं बात करूँ हालिया दिनों के अंदर, अब भी जो कि इंटर के इम्तहान का सिलसिला जारी है, दर्जनों तलबा व तालिबात बेहोश होते हैं दौरान इम्तहान, ताहम उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। कराची के मुख्तलिफ निजी व सरकारी अस्पतालों के अंदर हीट स्ट्रोक के केसेस आते हैं। ज़ाहिर ये बताते हैं कि ये बावर किया जाता है, ये बताया जाता है कि ये केसेस रिपोर्ट ना किए जाएँ, इससे मुताल्लिक़ मालूमात फराहम ना की जाएँ। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसके नतीजे के अंदर आने वाले, लेकिन मुझे एक बात बताइए खतरनाक सूरत हाल। अनवर, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक का कोई इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आता। मैं भी अपने यहाँ पर इब्तिदाइये में ये तज़किरा कर चुका हूँ कि भले वो इलाके जहाँ से रिकवरी पूरी है वहाँ पर भी गैर एलानिया अचानक लोड शेडिंग हो रही है। एक तो ये चीज़। दूसरा, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं है? क्योंकि लोग ज़ाहिर है जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक किस वजह से बिजली फ़राहम करने से कासिर है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि इस पर जो सियासी जमातें बात नहीं कर रही, उसकी वजह क्या है? हमने सुना जमात इस्लामी कुछ प्रोटेस्ट करने जा रही है,
आपके पास कोई अपडेट्स हैं किसी और जमात के मौक़िफ़ से मुतालिक? जी देखिए, जमात इस्लामी गुज़िश्ता 3-4 साल से इस सूरत हाल के हवाले से कोशिश भी कर रही है, चीज़ें कर रही है। अगर हम दीगर सियासी जमातों की बात की जाएंगी तो वहाँ के ऊपर ज़रा ये बताते हैं, उस सूरत हाल वाज़े भी एक पॉलिटिकल माइलेज सामने आता है, और वो पॉलिटिकल माइलेज ये भी हो सकता है कि किसी हद तक जो है उनको फेवर की जाए, फेवर इस सेंस के अंदर की जाए कि बाज़ अफराद जो कि आला सतह के ऊपर के जिन्हें मुलाजमतें मिलती हैं वो इस के इलेक्ट्रिक का हिस्सा हों। और दूसरी जो आपने बात करी के इलेक्ट्रिक की वाज़े मौक़िफ़ ना आने की वजह क्या है, मुतालिद मरतबा के इलेक्ट्रिक को काम से वाज़े मौक़िफ़ मांगा जाता है, तो यकीन मानिए हर मरतबा उनका नपा तुला एक ही मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि शहर के वो इलाके हैं कि जहाँ पर बिजली चोरी होती है, जहाँ बिल जमा नहीं किए जाते, वहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार रहता है। वो इलाके जहाँ पर मामूल के मुताबिक बिजली की सप्लाई बहाल रहती है, बिल अदा किए जाते हैं, वो करते हैं, वहाँ पर बिजली की सप्लाई को हम बाहर रखते हैं। तमाम अमलन सूरत हाल ये है कि ज़रा ये बताते हैं कि माजी में की जाने वाले IPPs के मुआहदे जो हैं वो इस हद तक ख़तरनाक है कि उनकी अदायगियों का सिलसिला जारी है। और ये IPPs के मुआहदे मुख्तलिफ इराक़ के अंदर हुए थे, मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ वज़ीर आज़म मुख्तलिफ रजीम के अंदर गुजरे, उनके दौर के अंदर ये मुआहदे हुए थे। बहरहाल मुल्क भर की बात की जाएगी, कराची की बात की जाएगी तो कराची के अंदर सूरत हाल ये बताई जाती है कि मतलूबा तलब और रसद कोई वाज़ेह फ़र्क ये तो हमेशा की बात है, तौर पर जानबूझ के तमाम तरह सूरत हाल की जाती है। रसद और तलब में बड़ा फ़र्क आ जाता है, तो गर्मी में इसलिए लोड शेडिंग होती है। थैंक यू सो मच अनवर। लेकिन जहाँ पर अनवर ये बता रहे थे कि इंटर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें भी लोड शेडिंग जारी है और बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ऐसे ही सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मेरे जैसे बच्चे तो पर्चे देख के भी बेहोश होते हैं। दूसरे हम हॉस्पिटल्स की बात अगर करें तो हॉस्पिटल्स में कितना ज़रूरी है बिजली की फरहमी, लेकिन हम वहाँ से भी ये रिपोर्ट होते हुए सुन रहे हैं कि वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है ना, ये सबसे तकलीफदेह होती है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, आपकी डिवाइसेस चार्ज नहीं होती, आपके पास आपने अपनी कहते हैं ना जो भी आपने काम करने होते हैं आपने वो नहीं किए होते हैं। तो खुदारा एटलीस्ट मेक श्योर कर दें कि इलेक्ट्रिक से मेरी अपील है कि आप एलानिया लोड शेडिंग कर दें अगर आपने लोड शेडिंग करनी ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर कोई ना UPS अफोर्ड कर सकता है, ना जनरेटर अफोर्ड कर सकता है, वो सिर्फ बिजली के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं और कम से कम उसका भी इस्तेमाल होता है। किसी घर में हो सकता है सिर्फ एक पंखा और एक लाइट हो, एक बल्ब हो, जिससे वो अपना गुजर बसर करते हैं। और अगर वो भी ना रहे और तंग घरों में रहते हुए, एक कमरे के घर में रहते हुए यही आपके पास मैसर ना हो, मतलब दिन भर आप मजदूरी करते रहें, दिन भर आप जिस तरह से कहते हैं किचन में काम करते रहें जो भी, और उसके बाद रात को आपको आराम मैसर ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुकूमत का या फिर फलाही रियासत का। कुछ आवर्स हैं जिन्हें मुस्तस्ना करार दिया जा सकता है लोड शेडिंग से। अच्छा, जब हम कराची शहर की तो हमने बात की, तो सिंध के और दीगर जो शहर हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी से बुरा हाल है। और अभी हम जब हैदराबाद की बात करते हैं तो वहाँ पे बताया जा रहा है 14 से 18 घंटे अंदाज़ा कीजिए लोड शेडिंग हो रही है। अब हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ से, जाम फरीद लाखू, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जी, हैदराबाद में लोड शेडिंग जारी है, अवाम सख्त परेशान है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, 4 तालके हैं, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद जो देहात कहलाता है, उसके बाद सिटी है, तो उनके मुख्तलिफ इलाके हैं। तो उनमें बिजली की जो लोड शेडिंग है, तवील लोड शेडिंग है, 14-14 घंटे 16-16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जिस वजह से शहरी सख्त परेशानी, क्योंकि सख्त गर्मी है। शहरियों का कहना है कि बिजली के जो बिल हैं वो ओवर बिल आ रहे हैं, वो बिल जमा करवाते हैं, उसके बावजूद जो है बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछेंगे। हैदराबाद में जो टाइम की लोड शेडिंग होती है उसके अलावा भी कोई पता नहीं चलता है किस टाइम लाइट चली जाए और घंटों लाइट बंद होती है। अभी हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर 25 दिन बाद लगा था, दोबारा वो जल गया है, तो अभी 6 दिन हो गए नहीं लगा है। और पैसे मांगे जाते हैं कि 70-80 हज़ार रुपये जमा करके दो तो लगेगा। इनका कहना है कि बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि ये जो गैर कानूनी लोड शेडिंग है उस पर जो है काबू पाया जाए और शहरियों को बिला तातील जो बिजली की फराहमी है वो दी जाए। जी ऑलराइट जी, आपने देख लिया कि ये सूरत हाल कहीं पर भी मतलब चेंज नहीं है। हैदराबाद में भी गया तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर हमारे दोस्त जिनके यहाँ मैं रुका तो वो तैयार थे जहनी तौर पर इस एतबार से कि अब लाइट जाने वाली है, फ़ोन चार्ज कर लिए, ये दौरान। अच्छा, यहाँ पर तो घंटे घंटे में होता है ना कि 5 बजे लाइट चली गई, वहाँ पर है 5:45 पे लाइट जाएगी। तो आप सोचें कि वो एक अलग ही एक सिलसिला है कि किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं और बड़ा मुश्किल। अच्छा, लोगों का एक गेस्ट होता है ना, जब लाइट चली जाती है तो लोग सोचते हैं यार घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे में आ जाएगी,
2 घंटे बाद उनका सब्र जवाब दे जाता है, और जब वो कॉल्स करते हैं मुतालिका कंपनी को तो वहाँ से पता चलता है जी सर अभी 5 घंटे मजीद लगेंगे मेंटेनेंस का काम। अव्वल तो बताते भी नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ हम अब थोड़ा मौसम की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि हमने आपको सिंध के मौसम के हवाले से आगाह कर दिया। पंजाब और बलूचिस्तान में सूरत हाल निस्बतन मुख्तलिफ है, क्योंकि जुलाई में अब कह दिया गया है, वैसे तो मानसून अभी वहाँ पर प्री मानसून चल रहा है, उससे हवाले से भी हमने आपको बताया कि जब शदीद गर्मी की हम बात कर रहे थे तो फेडरल कैपिटल में उस वक्त बारिश हो रही थी। आप सोचिए कि विफाक में हो क्या रहा है। और फिर ये है कि इस बार मामूल से 35% ज़ायद बारिश मुतवक्के है। और फिर पंजाब और बलूचिस्तान, जी पंजाब और बलूचिस्तान, यहाँ पर फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है और PDM की जानिब से मानसून अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पंजाब में जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर, तीसरे में 25 मिलीमीटर और चौथे हफ्ते में 50 से 70 मिलीमीटर मजमूई तौर पर बारिश का इम्कान। एक बात मुझे बताएं, इतनी डिटेल्ड कि कितनी मिलीमीटर कितने दिन, ये सिंध के हवाले से क्यों नहीं अलर्ट आता? सिंध में होते कितने, उन्होंने कहा है ना पहले 1 मिलीमीटर होती थी, अब 2 मिलीमीटर होगी, 100% ज़्यादा बारिश होगी। 1 मिलीमीटर तो आपने कहा था, उसे आपने 100 में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब जब हम कराची के वेदर, कराची ओवरऑल हम इससे भी बात करते हैं बिकॉज इट्स अ मेन सिटी, लेकिन सिंध के तमाम शहरों में हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन कराची कुछ एक जो ख़ास बात है वो ये कि यहाँ पर जैसे आप लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद की कर लें, वहाँ पे आपको जगह जगह दरख्त, ग्रीनरी, सायादार दरख्त नज़र आएंगे। कराची में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अब दरख्त। और सदफ, हम जब आप ट्रैवल करते हुए जब लैंड कर रहे होते हैं ना कराची में, उस वक्त हमें इस हकीकत का इदराक होता है। मिसाल के तौर पर अब इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहाँ जब उतरने के करीब होता है आप देखते हैं कि ग्रीनरीज एवरीवेयर। लाहौर में सेम इज द सिचुएशन। कराची में जब आते हैं तो आपका कंक्रीट और एक खाकी रंग नजर आता है, रात में आपको लाइट नजर ही नहीं आता। तो बात यह है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर, अच्छा, और उसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि कराची में शुरू से ऐसा था। सायादार दरख्त थे, पुराने दरख्त थे, बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पर घर में दरख्त बुरा लग रहा है, यहाँ पर एक कमरा बन जाएगा, देखें चिड़ियाँ आके बैठती हैं, जानवर आके बैठते हैं, असर होता है यहाँ पर, फलां फलां, ये करके उन दरख्तों को काट दिया गया। लेकिन फिर भी शहर में कुछ जगह ऐसी हैं कि अब भी वहाँ पर दरख्त मौजूद हैं। और ऐसी ही बहादराबाद की गलियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, सायादार दरख्त हैं, जो गलियाँ भी चौड़ी चौड़ी हैं, सड़कें आप उन्हें कह लें। तो इशरत खान वहाँ से रिपोर्ट कर रही हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ क्या वहाँ कॉर्नर का कोई प्लॉट है? पैसे हैं? गर्मी में ठंडक, राहत, फरहत और सुकून चाहिए तो कराची के इलाके बहादराबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर आ जाइए। कराची में वैसे तो दरख्तों की बहुत कमी है, लेकिन बहादराबाद के इलाके की कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां से गुजरने वाले 1 मिनट ही सही रुक कर सुकून का सांस जरूर लेते हैं। दरख्त होने से एक एहसास होता है छाँव का और ठंडक का, और ये दरख्त जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है इंसान की सेहत के लिए भी। सख्त गर्मी में मजदूर तबका भी इन्हीं दरख्तों के साए तले आराम करता नजर आता है। यहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादातर बैठता है, इस छाँव में बैठता है। और ये कि लोड शेडिंग होती है हैदराबाद के और ये मोहम्मद अली सोसाइटी में तो हमारी बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। इन गिनी चुनी सड़कों पर मौजूद नीम, पीपल, सफेदा और बरगद के दरख्तों का पैगाम है गर्मी का मुकम्मल तोड़ शजरकारी है। दरख्त हमारे लिए किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं, इसीलिए तैयारी कर लें अपने हिस्से का सिलेंडर यानी दरख्त लगाने की। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। आप यकीन कीजिए कि कोई चीज़ इन दरख्तों का नेमुल बदल नहीं है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और जब आप किसी ऐसी सड़क से जा रहे हो, लाहौर में ऐसी सड़क है जिसे कहा जाता है ठंडी सड़क, यानी कि वो दोनों तरफ से दरख्त होते हैं, और फिर आप शदीद गर्मी में जब उधर से गुजर रहे होते हैं तो आपको एक वेदर पैटर्न में चेंज का और कम से कम 10 से 20 डिग्रीज टेम्परेचर में कमी का आपको एहसास होता है। और फिर एहसास होता है कि खुदा की और अल्लाह की कितनी बड़ी ये नेमत है। तो कराची में अब भी इस कल्चर को आप प्रमोट कर सकते हैं अगर आपको शहर से मोहब्बत है, कि आप दरख्तों को ना काटें। खुदारा कंस्ट्रक्शन के नाम पर आप पुराने दरख्तों को ना काटें और नए दरख्त लाज़मी तौर पर। तो हुकूमत इंतजामिया सोचे ना कि कौन नहीं, इंडिविजुअली वो तो सोचे, एक तो फाइन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जब तक खुद लोगों को एहसास नहीं होगा, लोग क्या कर ले, लोगों की जिंदगी के अपने मसाइल इतने हैं। जिनके घरों में हैं अभी, बिल्डर्स तो क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा है जी, जो लोग अपने घरों में जिनके दरख्त घरों में कौन दरख्त काट रहा है?
करते हैं लोग, टाइम्स होता है। इतने लोगों के पास कहाँ कुल्हाड़ी लेके वो दरख्त काटेंगे। अच्छा जी, अब जब हम बात कर रहे हैं गर्मी की, तो गर्मी में कुछ ऐसे मशरूबात होते हैं जो ज़रा गर्मी भगाने में बड़े फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दही का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लस्सी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब तो मैंगो आ गए हैं, तो मैंगो लस्सी भी काफ़ी ज़्यादा लोग पी रहे हैं। सत्तू वैसे आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड, लेकिन थादल एक ऐसा मशरूब है जिसके बारे में हमने सुना है जो पंजाब में मिला करता था, लेकिन कराची में भी मिलने लगा है और इसे देसी तरीके से तैयार किया जाता है। बिल्कुल जी, पंजाब हो या फिर सिंध में बिलखुसूस ये थादल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बादाम और दीगर अज्जा से इस्तेमाल बनाया जाता है और उसकी वजह से काफ़ी आपको, मतलब आपके कलेजे में जिस तरह से कहते हैं ना कि ठंड पड़ जाती है, ठंड पड़ तो गई है। इस हवाले से आसिफ खान हमें इसके फ़वाइद मज़ीद बता रहे हैं। ये है कराची का इलाका मलीर मेमनगोट, जहां सड़क किनारे तैयार किया जा रहा है पंजाब का मशरूब थादल, जिसमें बादाम और दीगर अज्जा शामिल होते हैं। इसमें जो है ना ये खशखश होता है, बादाम होता है, इलायची होता है, जीरा होता है। इसकी तस्वीर जो है ना ठंडी होती है, गर्मी के लिए अच्छा होता है, गर्मी का तोड़ है समझो। मशीन में डालना पड़ता है, ये सब पिसाई होती है, फिर आधा घंटा 45 मिनट लगता है, फिर इसको माल बना के पाउडर बना के फिर छोड़ते हैं इसको। शहरी कहते हैं कि ये गर्मियों में सेहत के लिए निहायत मुफीद है। हमने पिया तो मज़ा आया माशाल्लाह, और काफ़ी फ़र्क पड़ गया। गर्मी बहुत लग रही थी, गुजरे तो सोचा अब पिए। जो आपके तमाम अक्सर का जो आइटम है, ड्राई फ्रूट्स वाले आइटम है ना, तो वो ज़्यादा इसमें पाया जाता है और बिल्कुल अपना कहना में ये नेचुरल चीज़ है और ये हर इंसान को पीना चाहिए। अपना कहना में थोड़ा टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन है वो अच्छा, जिस्म के लिए, सेहत के लिए बड़ा बेहतरीन है। ताकतवर भी होता है, क्यों पीने के बाद ना ये जो है ना जिस्म ठंडा ही महसूस होता है। थादल फरोख्त करने वाले कहते हैं कि इस मशरूब को तैयार करने में काफी वक्त और मेहनत दरकार होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। ड्राई फ्रूट और दीगर अज्जा से तैयार होने वाला देसी मशरूब थादल गर्मी में जिस्म को ठंडक के साथ साथ तवानाई भी फराहम करता है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है। तो सिंध में थादल जो है उसकी आप कह लें सिंध की सौगात है, गर्मियों में पिया जाता है, जबकि आई थिंक सरदई जो है वो पंजाब में बड़े उसके अंदर बड़े लवाजमात होते हैं। अच्छा, लेकिन सड़क किनारे मैं अभी इस बार भी डिस्क्लेमर दूंगा, सड़क किनारे जो भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, वो अपना कारोबार करें। एक तो उनसे दरख्वास्त कि अगर वो हमें सुन पा रहे हो कि पानी साफ इस्तेमाल करें। पानी, क्योंकि देखें अगर आप पानी साफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बर्फ़ साफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। बर्फ़ जो बनाने के कारखाने या जिन जगहों पे बनती है वहाँ पर अगर साफ़ पानी नहीं होगा तो हेपेटाइटिस ए समेत और कई बीमारियाँ जो हैं वो आप मुंतकिल कर रहे होंगे। और जो लोग पीने वाले वो भी इस बारे में एहतियात करें कि भाई आप सड़क किनारे हर किसी ढाबे पे जाके, हर किसी जगह पे जाके पीना न शुरू हो जाए, क्योंकि ये मामला आपकी ज़िंदगी सेहत का भी है। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और मुश्किलें हैं कि कम नहीं हो रही हैं, बल्कि उनमें इजाफा हो रहा है। कुछ तो हैं जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मैन मेड हैं। और ज़ाहिर है लोग, जब हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे मुल्क की जो हालात हैं, यहाँ पे लोग जिस तरह सफ़र कर रहे हैं फाइनेंशियली, उनके ऊपर मज़ीद हम देख रहे हैं बर्डन पे बर्डन आ रहा है। अभी जो बजट आया, लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ रिलीफ हो जाएगा, तनख्वाहदार तबका अलग रो रहा है कि जी हमारे टैक्स में मज़ीद इजाफा हो गया है। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि हालिया बजट में जो ख़ास तौर पर सर्जिकल आइटम्स हैं और मेडिकल को दी जाने वाली ST की जो इसमें रियायत थी, वो ख़त्म कर दी गई है। बिल्कुल जी, ये बेसिकली है ये कि वैसे तो अमूमन हम ये कहते हैं कि हमारे बजट में 2 सेक्टर्स को देखा जाना चाहिए कि वहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। एक सेहत और दूसरा तालीम। लेकिन हमारा सबसे कम खर्च जो होता है वो इन 2 शोबों में होता है और उसकी वजह से ये होता है कि आप दूसरे जो सेक्टर्स हैं फ़ायदा उठाते हैं। अब चक्कर ये है कि हेल्थ केयर का जो शोबा है वैसे ही वो बड़ा निगलेक्टेड है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती जा रही हैं और अब ये है कि अद्वियात महंगी हुई, फिर सर्जिकल आइटम्स का जिस तरह से हमने बताया उसका मसाइल अपनी जगह है, फिर GST की जो रियायत थी उस पर वो ख़त्म कर दी गई है, उससे इलाज महंगा हुआ है। साथ ही हेल्थ केयर डिवाइसेस जो हैं जो मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती हैं और मामूल के जी तो वहाँ पर ये है कि आप ये देखिए कि इसका असर अब क्या होगा। इसका असर ये होगा कि हेल्थ केयर
शोबा, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी उस हवाले से महंगा कर देंगे और फिर लोगों को जो खैराती हॉस्पिटल्स में बिलखुसूस मिलने वाली सर्विसेज हैं उन पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मजीद क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इसके नुकसान? वाज़ेह है कि 90% जो आपकी डिवाइसेज हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं, तो जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाएगा वैसे वैसे उनमें मजीद इजाफा भी होता जाएगा। प्लस ये जो GST की शिक ख़त्म की गई है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी पे बात कर लेते हैं। तो मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, चेयरमैन हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो आपकी एसोसिएशन है, ये बेसिकली हेल्थ केयर डिवाइसेस हैं कौन कौन सी, मतलब शुरू से लेकर थोड़ा सा आवाम के लिए आप बताएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी, फिर आगे हम बढ़ के बात करते हैं। देखिए, मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन में ना इट्स वास्ट और वेरी वास्ट फील्ड है। इसमें टंग डिप्रेसर से लेकर और जितने तमाम आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें BP ऑपरेटर्स से शुरू करें आप, निबुलाइजर्स जो घरों में यूज़ होते हैं, ग्लूकोमीटर्स, उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल्स की साइट्स पे जाइए तो ECG मशीन, CTG, वेंटिलेटर्स, MRI, CT स्कैन, ये तमाम हेल्थ केयर डिवाइसेस में आती है, मेडिकल डिवाइसेस में आती है। इसके बाद एक शोबा है जो IVD, जिसको हम इन विट्रो डायग्नोस्टिक कहते हैं, जो आप लेबॉर्ट्रीज़ में सारे टेस्ट करवाने जाते हैं, वो तमाम इसके अंदर आते हैं। तो ये हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन जो है ना, इट्स अ एसोसिएशन विच इज़ रजिस्टर्ड प्रॉपरली इन द गवर्नमेंट। हमारे तकरीबन 250 मेंबर्स हैं, जिसमें लोकल एंड इंटरनेशनल तमाम कंपनीज इसकी मेंबर्स हैं। जी जी। तो हम इसको, इट्स अ ह्यूज वास्ट फील्ड। वी गॉट द पॉइंट, और ये बहुत ज़रूरी था आवाम को बताना कि इस ये एसोसिएशन का। अब ये मुझे बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये जो अभी ये जो GST की रियायत ख़त्म की गई है, इसका इम्पैक्ट आपने जिस तरह से बताया कि घर में इस्तेमाल होने वाले ग्लूकोमीटर से लेके हर चीज़ का, मतलब वेंटिलेटर और हर चीज़ पे इसकी GST की अगर शर्त ख़त्म की गई है, इम्पैक्ट क्या हम देख रहे हैं इसका? देखिए, अभी हालिया बजट में क्या हुआ कि स्केड्यूल 6 के तहत हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो GST एग्जम्प्टेड थी, जिसमें एक सीरियल नंबर 112 है जो तमाम कार्डियोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब कार्डियोलॉजी, अब आपको पता है कि दिल के अमराज कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने हमारे पास लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो वो तमाम टेस्ट जो हैं, ये तमाम जो उसकी फैसिलिटीज़ है, वो 25 से 30% आफ्टर दिस GST के बाद बढ़ जाएंगी। वो जी। उसके बाद फिर एक 120 सीरियल नंबर है जिसमें डायग्नोस्टिक किट्स आती हैं, जो आप टेस्ट करवाने जाते हैं। देखिए, गरीब आदमी से अमीर आदमी, हर आदमी ने टेस्ट करवाने जाना है, और डॉक्टर तो फौरी लिख देते हैं, ब्लड टेस्ट करा लें, फलां टेस्ट करा लें। बिल्कुल। अब आपके ये तमाम टेस्ट जो हैं 25 से 30% बढ़ जाएंगे, इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। पहले गरीब आदमी ये होता है कि आधे टेस्ट वो करवाता है, डॉक्टर जो लिखता है कि यार उनके पास इतने पैसे नहीं होते। अब 25 से 30% लेबॉर्ट्रीज के तमाम हॉस्पिटल्स में जाइए या लेबॉर्ट्रीज में जाइए, इन टेस्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये होगा। नंबर 2, हमने क्या किया, इनसे गवर्नमेंट से कहा है कि आप देखिए हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम्स, जब WHO ने एक कंट्रोल प्रोग्राम चलाया कि 2030 एलिमिनेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में होना है, और पाकिस्तान उसका पार्ट भी है WHO के। अब इस टेस्ट के बाद, अब इस सेल टेस्ट के बाद क्या होगा कि हेपेटाइटिस की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी, चाहे वो रैपिड टेस्ट हों, वो एलाइजा टेस्ट हों, या वो PCR के टेस्ट हों, वो तमाम के तमाम 25 से 30% प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, तो ये रियलाइजेशन ज़ाहिर है कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आवाम पे पड़ेगा। तो ये जब ये बजट बन रहा होता है तो उसके अंदर बहुत से मुशीर आई एम श्योर बैठते होंगे जो कि हेल्थ के शोबे से मुतालिक भी अपनी तजावीज़ देते होंगे। ये रियलाइजेशन उस वक्त उन लोगों को नहीं थी कि ये होगा इसका इम्पैक्ट, या फ़र्क नहीं पड़ता आपकी नज़र में? हमारी भी ये खुशगुमानी है कि शायद सीरियल नंबर 6 को, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट थी कि GST लगाना है, तो शायद हेल्थ भी उसके अंदर आ गई है। तो हम अभी यही नॉर्मली कमेटी भी बनी है, उनसे भी ये बात कर रहे हैं कि ये सीरियल नंबर 112 और 120 को उसमें से एग्जम्प्टेड कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम हेल्थ केयर की जो चीज़ें हैं वो आवाम तक प्रॉपरली महंगी नहीं पहुंचेंगी। तो हमारी ये खुशगवानी, और हम इसीलिए बात भी कर रहे हैं। हमने तमाम प्राइम मिनिस्टर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर्स को लेकर और जनाब वज़ीर ख़जाना सबको लेटर्स भी लिखे। पहले क्यों एग्जेम्प्टेड था? देखें, दुनिया भर में हेल्थ केयर पर नॉर्मली फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, क्योंकि सेहत एक ऐसा शोबा है जिसमें हर आदमी, और हम 25 करोड़ आवाम हैं, तो सब सेहत में वैसे ही हम लोग कोई भी सोशल वेलफेयर स्टेट है वो ज़रूर आवाम का ज़रूर करती है। तो हम मोस्टली क्या होता है कि हमारे सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग खुद जाकर इलाज करवा रहे होते हैं, और अब इसके बाद GST लगने के बाद क्या होगा कि वो प्राइजेस बेइंतहा बढ़ जाएंगी। एक और बात सुनिए कि चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, अब इंडस हॉस्पिटल है, SIUT है, ये लोग गरीब आवाम और बिल्कुल 0% प्राइस पे काम करते हैं, इन पर भी GST लगा दिया गया। अब इसका हल ये होगा कि या तो जितने उनके पास पैसे हैं उस पैसों में वो
70% लोगों का इलाज कर सकेंगे, क्योंकि 25 से 30% क्या करते थे, और अगर 100% उतने ही लोगों का इलाज करना तो 30% उनको और डोनेशन चाहिए ताकि वो, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी इस केस में इंडस को SIUT को पेमेंट करती है, तो खुद सोचिए कि उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे एक तरफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि भाई इसको हेल्थ केयर को पहले मुशावरत का सिलसिला नहीं होता जब ये सारी अनफॉर्चुनेटली नोट, बिल्कुल नहीं बताया गया, और अचानक जो है ये बम फूटा है, और उसके बाद से हम कोशिश कर रहे हैं, सब मुख्तलिफ लोगों से बात भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं कि इसको सेल टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया। हमारे मुल्क में तो डायबिटिक्स पेशेंट इतने सारे हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। ब्लड प्रेशर मशीन हर घर में होती है, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन डायबिटीज़ दुनिया भर में नंबर 1, अभी जो रिसेंट सर्वे आया है, और आप उस सोचिए कि कितने ग्लूकोमीटर्स लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो उसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो भी 120 सीरियल नंबर के अंदर थी, तो उस पर भी प्राइस बढ़ जाएगी। अब आप किसी भी मेडिकल स्टोर से लेने जाएंगी ग्लूकोमीटर्स की स्ट्रिप्स, तो वो महंगी मिलेंगी आपको, 25 से 30% महंगी मिलेंगी। अच्छा जी हाँ, यानी कि आप ये देखिए कि वो चेक करना ये तो मैंडेटरी है, उसके अलावा 10 चीज़ें। अच्छा, ये डिवाइसेस और स्ट्रिप्स, डिवाइसेस भी ऑब्वियसली महंगी होंगी ना इससे? जी देखिए, उसमें एक तो डिवाइसेस होती हैं ना, जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको आप कहते हैं, वो एक दफ़ा ले लिया आपने, और उसके बाद फिर उसके वो होती हैं जो स्ट्रिप्स होती हैं या दूसरे रीजेंट्स होते हैं। इसमें भी जो हम बात कर रहे हैं रीजेंट्स की बात कर रहे हैं मोस्टली। जब आप लेबॉर्ट्री में रोज़ के रोज़ जब आप टेस्ट करवाने जा रहे होते हैं तो आप रीजेंट सप्लाईज कर रहे होते हैं। यानी कि एक आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो उसके भी अखराजात पड़ेंगे? जी जी। अगर आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं उसके भी अखराजात? उसकी वजह ये देखिए कि ब्लड बैंक की जितनी इक्विपमेंट्स हैं, ब्लड बैंक की जितने टेस्ट होते हैं, आप जो भी ब्लड लेने जाते हैं तो उस पर हेपेटाइटिस प्रोफाइल करवाया जाता है, HIV करवाते हैं, फिर आप सिफिलिस के टेस्ट करवाते हैं, तो वो टेस्ट सब महंगे हो गए, तो आपको ब्लड महंगा मिलेगा। जब ब्लड महंगा मिलेगा तो सर्जरीज जो होंगी वो यकीनन उसके प्राइसेस में ऐड कर देंगे। और जो सर्जिकल आइटम्स हैं, जो टूल्स हैं, वो भी महंगे हैं। अब हमारे यहाँ तो स्टेंट भी डल रहे हैं, C सेक्शन ऑपरेशन ज़्यादातर हो रहे हैं बच्चों की डिलीवरी में, तो इन पे भी इफेक्ट आया। कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली उन सब पे तो बिल्कुल आ रहा है। कार्डियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इस वक्त जो ये किया है इन्होंने, ये दोनों चीज़ों पे किया। अच्छा, थैंक्स फॉर द क्लैरिटी कि ये 2 शोबों पे इन्होंने किया, बाकी जो हम पहले चल रहा था वो ऐसा ही था, उसमें कुछ पे GST था, कुछ पे नहीं था, लेकिन ये कि ये 2 शोबे जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त इन उसके ऊपर इफेक्ट हुए हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हैं। आप देखिए ना, अल्टीमेटली किसके पास प्रेशर जाना है? अल्टीमेटली जो हमारे पेशेंट हैं या हमारे अवाम है उन्होंने भुगतना है, क्योंकि हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और आप देखें कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा केसेस आजकल आते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो आई एम होपफुल कि आपकी ये जो गुफ्तगू है ये सुन रहे होंगे और होप कि कुछ हो जाएगा, कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। देखें, आज भी हमारी एक मीटिंग है और हम FPCCI के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और हमने सेनेट कमेटी को भी खत लिखे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है उनसे कि ये हेल्थ केयर को कम से कम इससे एग्जेम्प्टेड कर दें। वी नो कि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए, एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने लास्ट टाइम जब डेंगू आया था, अगर आपको याद हो, तो वो एक टेस्ट की कॉस्ट फिक्स कर दी थी कि जितने रुपए में होगा। अब वो डेंगू की कॉस्ट भी जो है ना, वो टेस्ट भी इसमें शामिल हो गया। अच्छा, वो भी पंजाब की हद तक मेरे ख्याल में फिक्स की गई थी, लेकिन अब कहीं पे भी तो पूरे पाकिस्तान में उसके टेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एवरी डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बी इंक्रीज 25 to 30%, और कार्डियोलॉजी से जितने रिलेटेड प्रोडक्ट हैं और वो सैकड़ों की तादाद में। हम फैसिलिटीज़ में बिल्कुल अगर दुनिया से अपना कंपैरिजन करें तो कोई यहाँ पे आवाम को रिलीफ नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी था, जैसे कि आपने कहा खैराती हॉस्पिटल्स में था, वहाँ पे भी अब लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। लेट्स होप कि कुछ बेहतरी आए बातचीत के अमल से। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आपने अपना मौक़िफ़ रखा। आई एम श्योर कि कंपनीज़ के मुफाद में ना सही, लेकिन आवाम के वसीतर मुफाद में हुकूमत इस फैसले को रिकन्सिडर करेगी, क्योंकि इससे बराह रास्त आवाम मुतासर होंगे। और आप तो ज़ाहिर कहते हैं कि इस हवाले से मुतासर हो रहे हैं बराह रास्त। अच्छा जी, एक और चीज़ भी है, दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर भी थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हाई रेट्स और हिडन चार्जेस वहाँ पर रखे जाते हैं, तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है लोगों के लिए। चलें जी, ज़रा इस वक्त आपको अपडेट्स दे देते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मज़बूत आगाज़ हुआ है। कराची से जो हम अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 100 इंडेक्स में 572 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 89,382 पॉइंट्स पर ट्रेड करा,
79,382 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंडे का दिन है, मजबूत आगाज़ हुआ है और हम ये देख रहे हैं बजट अनाउंस होने के बाद से ही एक अच्छा पॉजिटिव साइन दे रहा है कराची में। हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट और 100 इंडेक्स में 572 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 79,382 पॉइंट्स पर ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन और अपडेट्स आपको दे दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से दलाइल जारी हैं और इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग भी जारी है। Article 51(6) D&E and Article 106(3)(C) of the Constitution. My Lord, I would like to note 3 fundamental aspects of this provision. If I may read. There are 3 foundational aspects to these provisions. Firstly, it is a proportional representational system which necessarily implies that it can never be understood or applied in a disproportionate manner. Secondly, this proportional representational system is dependent on political parties' list of candidates. In other words, there is no actual election, but a deemed election based on these list of candidates. This is also very different, as I explained, from other proportional representation systems where the lists of candidates are actually put to the population. Thirdly, the basis of distribution of seats among the political parties is not the contestation or votes obtained in the general election, but on the basis of total number of general seats of each political party in the assembly, which can mean and include independent returned candidates joining such party after the election. ऑलराइट जी, ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस है उस पर 13 रुकनी फुल कोर्ट इस मामले को देख रहा है। तो अपडेट्स जो आती रहेंगी वो साथ साथ हम शेयर करते रहेंगे। इस वक्त हम ज़रा तस्करा करते चलें कि सक्खर बराज से मुताल्लिक आपको पता है बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई थी कि जी दरवाज़ों की तब्दीली का काम चल रहा था और 3 दिन पहले एक हादसा हुआ और उसके अंदर गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान अचानक गिर गया और गिरने से गेट और 43 नंबर दरवाजे के पिलर्स को, अगर आप बराज को देखें तो वहाँ पर मुख्तलिफ गेट्स लगे हुए हैं और उन गेट्स को खोला जाता है और उस हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पानी को गुजरने दिया जाता है। और दे आर क्वाइट ऑब्वियसली क्योंकि वो पानी का प्रेशर विथस्टैंड करते हैं। तो ये मामूली आपके घर के दरवाजे नहीं है, ये बराज के गेट्स हैं और बड़े। तो अब ये है कि पानी की फराहमी रोककर दरवाज़ों का मरम्मती काम जारी है और फिर नहरों को पानी की फराहमी बंद की गई है। अब नतीजा उसका यह निकला है, उसका इम्पेक्ट ये है कि चावल, गन्ने और कपास की फसलें मुतासर होने का खदशा है क्योंकि इस बैराज से सिंध की ज़रई ज़मीनों का तकरीबन 70% हिस्सा सैराब होता है। तो अब जब फसलों को नुकसान पहुँचेगा तो आप देखें कि क्या सूरत हाल बनेगी। तो अब ज़रा जान लेते हैं कि क्या इस वक्त मरम्मती काम कहाँ तक पहुँचा है, कितनी जल्दी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे सलीम सर तो वहाँ से मौजूद हैं। तो सलीम बताइएगा क्या एस्टिमेट है, एक तो नुकसान बताइएगा कितना हुआ है, दूसरे ये कि मरम्मती काम कहाँ तक पहुँचा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मरम्मती काम जो है मैं उसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि सक्खर बैराज के 20 जून को 2 गेट ख़राब हुए थे। गेट नंबर 47 पानी में धंस गया था जबकि गेट नंबर 44 जो है वो टेढ़ा हो गया था, उसमें बेंड आ गया था। 90,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा था जिसकी वजह से ये दोनों दरवाजे ख़राब हो गए। दोनों दरवाजे ख़राब होने के बाद सक्खर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमा आबपाशी की जानिब से हंगामी बुनियादों पर दरवाज़ों का मरम्मती काम का आगाज़ किया गया। पहले वो 72 घंटे का टाइम दिया गया लेकिन वो 72 घंटे कल शाम को मुकम्मल हो गए। इस वक्त तक जो गेट नंबर 44 है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है जबकि गेट नंबर 47 जब पानी सक्खर बैराज के सारे दरवाजे खोल दिए गए तो वो पानी की सतह पर ज़ाहिर हो गया, जिसके बाद उसकी पता चला कि उसकी आधी प्लेट जो आधा दरवाज़ा टूट कर नीचे गिर चुका है। उसकी आधी प्लेट की मरम्मत का काम भी ताहाल शुरू नहीं हो सका। यहाँ पर जो कैसन गेट है उसको लाकर वो 47 नंबर गेट के सामने खड़ा किया जाएगा, कोफर डैम बनाया जाएगा, उसके बाद 47 नंबर गेट मरम्मत की जाएगी उसकी, जबकि गेट नंबर 44 की वहीं पर उसको प्लेट लगाने की कोशिशें की जा रही हैं।
दोनों दरवाज़ों के ख़राब होने के बायस सक्खर बैराज के जो 56 दरवाजे थे वो मुकम्मल खोल दिए गए। अप और डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह को बराबर किया गया, जिसके बाद ये मरम्मती काम शुरू हुआ। अगर बात करें नुकसान की तो सक्खर बैराज से राइट बैंक और लेफ्ट बैंक की जानिब से 7 कैनाल्स निकलते हैं जो तकरीबन 80 लाख एकड़ के करीब ज़मीन को सैराब करते हैं। ये ज़मीन 70% से ज़्यादा हिस्सा बनती है सिंध का। तो ये दोनों तरफ से कैनाल्स में जो जब जैसे ही तमाम दरवाजे खोल दिए गए तो दोनों तरफ जो कैनाल है लेफ्ट और राइट बैंक उनमें पानी की सतह का खदशा है, जबकि जो राइट बैंक है वहाँ पर जो हमारे 3 कैनाल हैं, दादू कैनाल, कीरथर कैनाल और राइस कैनाल, वहाँ पर जुलाई 1 तारीख से जो वो धान की काश्त यानी चावल की फसल की काश्त की जाती है, तो वो भी सख्त मुतासर होने का खदशा है। तो महकमा आबपाशी के वज़ीर ने जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे ये सवाल किया गया कि ये पानी कब तक उन कैनालों को मिल सकेगा और कितने नुकसान का अंदेशा है, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम नुकसान का तखमीना तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये नुकसान अरबों रुपए में हो सकता है। महकमे जो वज़ीर ज़राअत है उन्होंने कल हैदराबाद में से जो कुछ कमेटियां बनाई हैं, 32 कमेटियां बनाई हैं जो इस नुकसान का तखमीना भी करेंगी कि जो फसल ज़ेरे काश्त हैं, जो फसल काश्त हो चुकी हैं, उसका नुकसान कितना होगा और कैसे अजाला होगा। इस वक्त सक्खर बैराज पर गेट नंबर 47 के मरम्मती काम जो है और गेट नंबर 44 का मरम्मती काम वो शुरू हो चुका है। गेट नंबर 44 को वहीं पर सक्खर बैराज में मरम्मत की जाएगी, जबकि गेट नंबर 47 जो है उसके लिए कैसन गेट है जो तकरीबन सक्खर बैराज की अपर स्ट्रीम में आधा किलोमीटर दूरी पर है, उसको 3 दिन से लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सक्खर बैराज में क्योंकि पानी की सतह कम है, जब पानी की सतह बढ़ेगी तो ही ये कैसन गेट जो है वो गेट नंबर 47 तक पहुँच सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका सलीम से। तो चलें एक बार फिर आपको चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक ये केस है। Sir, members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representational system of political parties. List of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. Let me stop here. They say here the political party... Please read things. Sir. Provided that for the purpose of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidates or candidates who may duly join such political party. Now the word is such. So it's referring, of course, the proviso is referring to the main provision. Such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. Now, they are saying... Forget what they are saying. We are not bound by what they are saying or what you are saying. We are bound by the text of the Constitution. Suppose their interpretation is wrong. You say accept half the interpretation, don't accept the second half of the interpretation. Suppose we say we don't accept either interpretation, we go by the text of the Constitution. Yes. I would appreciate it if you focus not on how they are interpreting, they may be interpreting it wrongly. That will not bind us. We are concerned with how the Constitution reads. Yes. As simple as that. Yes. And I'm not bound by their interpretation or your interpretation. Let's go by the text of the Constitution. सही सर, I'm very happy to learn that. एक क्वेश्चन what is there any other provision for joining a person who is independent to a party? As far as I'm aware, not. But of course, a similar provision is there of 106 in terms of provincial assembly. वो identical है सर. So ये बड़ा critical है. अगर constitutional makers को इन दोनों की अलग-अलग मीनिंग देनी होती है. Forget that argument. Read it and tell us. अब मैं अपनी interpretation. नहीं अपनी नहीं, इसका टेक्स्ट का बताया ना. जी मैं टेक्स्ट पे ही आ रहा हूँ. जी. और वो अगर नेक्स्ट ही है, अगर मैं पढ़ दूं मेरा पॉइंट जो Now I read the text. Now tell us what you're saying. Sir, the critical thing which turns on the question is that can a political party which has not won or secured any seats in the general elections be entitled to reserved seats simply because they secure general seats as a result of independent joining them after the election? So this turns on the words
one and secure. These are the two words which are used in the, how those words, your lordship's question, how those two words are interpreted will determine whether reserve seats can be given to a party which is not contested but still has members, still has general seats in the assembly or not. Now, how should the words one and secure be used? Should they be interpreted in terms of their literal interpretation or some other? Now I come to my next. Further, the word such political parties. Such political parties. Such political parties. And it's referring to the main provision. वन करने के जो मायने हैं जी, अगर कोई इंडिपेंडेंट ज्वाइन करता है कोई पार्टी। तो यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से तमाम पाकिस्तानियों, ना सिर्फ पाकिस्तानियों, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों, दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों और दुनिया भर में मुकीम मुसलमानों को हमारी जानिब से खैर मक़दम। मुझे लगा अभी ईद मुबारक कहने वाले। गुज़िश्ता ईद मुबारक। अच्छा जी भाई, ये बहुत उतावले हमारा एक दोस्त है, वो बहुत प्यारा दोस्त है। खबर हम आपको दे देते हैं कि जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है और जो एक वक्त ऐसा था कि नेल बाइटिंग नहीं होना था, लेकिन वो नेल बाइटिंग बहरहाल थ्रिलर एट दी एंड साबित हुआ और DLS कानून के तहत जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर में 123 रन का हदफ मिला और फिर 16.1 ओवर में जो जॉनसन की जानिब से एक छक्का मारा गया फलक शगाफ, और उसकी वजह से ये मैच जो है वो आप देखें कि जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया और एंटीगा में होने वाले इस मैच के बाद जगह बना ली। तो वेस्ट इंडीज़ आर अनलकी है क्योंकि आप ये देखिए कि उनका होम ग्राउंड है और उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर, हालांकि दे वर अ वेरी गुड साइड और सबका ऑलमोस्ट गैस यही था कि मैच बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो साउथ अफ्रीका ने जगह बना ली है। अब सेमीफाइनल में ज़रा बात कर लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ है। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा कहिएगा, ये एक्सपेक्टेड था और जो मैच हुआ उस पर क्या तबसरा है आपका? ये साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा खेल रही है और वो अब तक नाकाबिले शिकस्त थी और आज भी नाकाबिले शिकस्त ही रही। कम स्कोर किया था वेस्ट इंडीज ने, पिच भी बड़ी मुश्किल थी। इस तरह की अब तक पिचें मिली हैं सिवाय सेंट लूसिया के कि जहाँ पे स्कोर हुआ है, थोड़ा बहुत सेंट विंसेंट में हुआ है। इतनी अच्छी पिचें नहीं थी, आज भी मुश्किल पिच थी और वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है वो इसी तरह की जल्दबाजी से आउट हुए हैं। निकोलस पूरन से उनको बड़ी उम्मीद थी जिन्होंने 98 इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रुक सके। रॉस्टन चेज अच्छा खासा खेल रहे थे, अच्छा खासा उन्होंने 50 किया। उनको पता था कि उनको जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन ऊंचा शॉट खेलकर वो भी आउट हुए। आंद्रे रसल रन आउट हो गए। रन आउट होना T20 क्रिकेट में एक हार्ड हिटर का बड़ा अजीब सा लगता है कि वो कैच हो जाए छक्का मारते हुए या बोल्ड हो जाए, लेकिन रन आउट होना अजीब सा लगा। तो इतना स्कोर नहीं किया था। जनूबी अफ्रीका की टीम भी फंसी, उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बिलाखिर अपनी नैया पार कर ली। इसी तरह से मैच जीते हैं ज़्यादातर जनूबी अफ्रीका ने, लेकिन अब बहरहाल वो सेमीफाइनल में पहुंच गए और उनका बड़ा अच्छा चांस है उनकी टीम। सो डू दे हैव अ चांस नाउ वेस्ट इंडीज और दे आर आउट? वेस्ट इंडीज की टीम जाहिर है अब 2 मैच हार गई तो वो बाहर हो गई और साउथ अफ्रीका की टीम मैच जीतकर अपने सारे सेमीफाइनल में पहुंची। टॉप भी किया उन्होंने अपने पूल पे। और इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड तो पहले ही पहुंच गई सेमीफाइनल में और अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है सर। जी हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी बड़ा अच्छा मैच है और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मैं ये कहूंगा कि गुरूर का सर नीचा। उन्होंने ये कहा था कि हम इंग्लैंड को बाहर करेंगे स्कॉटलैंड के साथ थोड़ा बहुत नर्म रवैया रखकर, और अब वही सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया को फेस करनी पड़ रही है। और आज बारिश भी है, इस मैच में बारिश का भी इम्कान है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार है कि अगर वो ये मैच जीतते हैं तभी वो सेमीफाइनल में जाने के हकदार होंगे, अदरवाइज अफगानिस्तान के पास बड़ा अच्छा चांस। तो बारिश होती है तो क्या होगा सर? एक पॉइंट हो गई तब भी जाहिर है ऑस्ट्रेलिया को तो मुश्किल ही हो गई, इसलिए कि अफगानिस्तान का अगला मैच बांग्लादेश से कल है। उन्हें पता होगा कि क्या रन रेट चाहिए, जीत चाहिए या क्या, तो वो उसी हिसाब से खेलेंगे। लेकिन क्या वो अपना रन रेट किसी भी तरीके से बेहतर कर सकते हैं? इस पोजीशन में है या बहुत डिफरेंस है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना रन रेट बेहतर कर सकती है और इस हद तक बेहतर कर सकती है कि अफगानिस्तान का अभी तो माइनस में रन रेट है, उनकी पहुंच से भी दूर निकल जाए। लेकिन इंडिया की टीम आसान नहीं होगी और इंडिया के पास एक अच्छा मौका है
कि सेमीफाइनल और फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप से निकाल दें। और दूसरी तरफ जरा उस मैच की बात कर लें जो अमेरिका को बड़े बेरहमाना तरीके से हराया इंग्लैंड ने, 10 विकेटों से हराया और क्या कमाल है। जी हाँ, इंग्लैंड के पास किसी ने तो हराया अमेरिका को ऐसे, वरना तो अमेरिका ने अंधी मचाई हुई है। हाँ, अमेरिका ने पाकिस्तान को तो जिस तरह हराया और फिर पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन इंग्लैंड बड़ी प्रोफेशनल साइड है। उन्होंने इससे पहले भी ओमान के खिलाफ एक मैच 3.1 ओवर में जीता था और अपना नेट रन रेट बहुत बेहतर किया था। कल भी उन्हें अपना नेट रन रेट बहुत बेहतर करना था और 18.4 ओवर एक हदफ था जिसमें उन्होंने रन बनाकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था और वो कल ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जिस तरह बटलर ने इनिंग्स खेली, जिस तरह आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन ने बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की और फिर बटलर ने तो कमाल ही कर दिया। एक ओवर में उन्होंने 5 छक्के भी लगाए हरमीत सिंह को। अच्छा, मैं एक और चीज़ कह रहा था कि ये हैट्रिक्स का क्या निज़ाम चल पड़ा है भाई? पैट कमिंस की 2 मैचेस में बैक टू बैक मैचेस में हैट्रिक हुई है। जी हाँ, ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया मैच तो नहीं जीत सकी अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन पैट कमिंस ने सक्सेसिव हैट्रिक कर ली। वो पहले बॉलर हैं जो T20 में सक्सेसिव हैट्रिक उन्होंने की है। पाकिस्तान के वसीम अकरम ने दूसरे फॉर्मेट में की है, लेकिन T20 क्रिकेट में वो सक्सेसिव हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बने। क्रिस जॉर्डन ने अमेरिका के खिलाफ कर ली, तो एक हैट्रिक का सिलसिला चल पड़ा है। चलें जी, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद थे। सोचें इतने ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हो रहे हैं और हम इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। मेरी अम्मा मुझसे कल कह रही थी वर्ल्ड कप क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। मैंने कहा अम्मा वर्ल्ड कप तो अभी जारी है, हम बाहर एक्चुअली आउट हो गए हैं, तो उन्हें लगा कि शायद हम आउट हो गए तो फिर वर्ल्ड कप भी ख़त्म होने वाला है। क्या बात है, मतलब ये वैसे उसूलन तो ये होना चाहिए हमारे लिए। अभी जिस तरह से बढ़ चढ़ के हम सवाल कर रहे थे, तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है, कैफियत ऐसी वही मिसाल है कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। फलाने ने जो कैच पकड़ा ना, वो बड़ा जबरदस्त था। फलाने ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्या अच्छा ऑलराउंडर है भाई। हमारी बात करेंगे हम क्या कर रहे हैं। चलें जी, अब जरा सियासत का तस्करा कर लेते हैं कि सियासी उफ़क़ पर क्या हो रहा है। आप क्यों उतावले रहते हैं सियासत पे गुफ्तगू? सियासत मुझे पाकिस्तानी बहुत पसंद है, उसमें जो जोड़ तोड़ की बिलखुसूस सियासत है ना, वो मुझे बड़ा अच्छी लगती है। मैकियावेलियन सियासत। हाँ जी, तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। फिलहाल पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। सुन लीजिए, तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए, इसका मतलब है कि कुछ तो तस्लीम किए गए होंगे। पीपी ज़राए के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन रवां साल कराने का मुतालबा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, पंजाब में पीपी के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटियाँ बना दी गई हैं और इजलास हर 15 दिन बाद होगा। तो अच्छा, अब ऐसे में ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब अक्सर और बेशतर वो बड़े इंकशाफात से भरपूर स्टेटमेंट देते रहते हैं। कहते हैं सादा अक्सरियत ना रखने वाली जमात की जो हुकूमत होती है उसको मसाइल होते हैं, उसके मसाइल बढ़ जाते हैं। सो इत्तेहादी अगर हिस्से की बात करेंगे, मुतालबात रखेंगे, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। तो मैंने तो उनकी बात कन्वे की, आप सुन लें वो खुद क्या कह रहे थे। तो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होती है, स्टेयरिंग पे बैठाया हो गया हो, जिस सियासी जमात को सादा अक्सरियत भी वो ना रखती हो तो और मसाइल बढ़ते हैं। मगर जिस अरेंजमेंट के तहत ये हुकूमत बनी है, उस अरेंजमेंट के तहत ही ये चल भी रही है और चलेगी जब तक अरेंज करने वाले ठीक होंगे। पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग या पोस्टिंग ट्रांसफ़र सियासी जमातों को जेब नहीं देता और ना ही ऐसे मुतालबे रखने चाहिए। स्पेस देने से किसी को स्पेस मिलती नहीं है, तो अवाम देते हैं स्पेस। मैं अगर ये कहूँ कि सिंध में मुझे कोई स्पेस दे या बलूचिस्तान में दे, तो ऐसा होता नहीं। जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि 2017 के बाद से आज तक नवाज शरीफ की कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज साहब से कोई मुलाकात नहीं है। आज अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहने कि हमसे कहा जा रहा है पंजाब में स्पेस दें, हम अगर सिंध में कहें तो क्या हमें स्पेस दी जाएगी? फिर उन्होंने खुद ही इस पर जवाब दे दिया कि ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब बजट पे ज़रा काफ़ी बहस हो रही है अवाम के अंदर, तो उस पर आसफा भुट्टो जरदारी उन्होंने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं मुल्क में तारीखी महंगाई, बेरोज़गारी है और गुर्बत है, अवाम बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं और हकदार हैं। country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? We have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है, मिस्टर स्पीकर।
अच्छा जी, वाकई ये बात है कि वाक़तन ये असाब है जो जिसका सामना है आवाम को। और अब ये है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करेंगे। इट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हम ये देखेंगे कि जो मुलाकातें हो रही हैं उसका कोई इम्पैक्ट आया है या फिर बजट से मुताल्लिक जो गम गुस्सा है पीपल्स पार्टी का वो आज बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच में हमें नज़र आएगा। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब मेंबर नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ है। शर्मिला, थैंक यू सो मच, सुबह सवेरे आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अब ये तो बड़ी एक जनरल सा सवाल हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि जी मुज़ाकरात पे मामलात कहाँ तक पहुँचे, क्या आप स्पेसिफिकली बता सकती हैं वो ऐसी क्या डिमांड्स हैं पीपल्स पार्टी की जिन पर एग्री कर लिया गया है और जिन पर अभी मामलात इस वक्त तक नहीं हल हो सके हैं? शुक्रिया सदर। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत साजी से पहले एक तहरीरी मुआहदा था पीएमएलएन के साथ जिसमें बिलखुसूस ये शामिल था कि बजट के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स होंगे चारों सूबों के अंदर और बजट बनाने के इंटायर प्रोसेस के अंदर पीपल्स पार्टी से मशावरत की जाएगी, उनकी इनपुट ली जाएगी और मशावरत के साथ एक बजट आएगा। क्योंकि हम एक कलीदी इत्तेहादी है ना, और बहुत अहम है कि जब आपके इत्तेहादी होते हैं और आप एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं जिसमें आगे अगले साल पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला होना है, तो उसमें इत्तेहादी की और तमाम इत्तेहादियों की मैं तो कहूँगी मशावरत शामिल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी को उससे बिल्कुल दूर रखा गया। ठीक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि जी ये पूरे प्रोसेस में जब आपने हमें शामिल ही नहीं किया तो फिर बजट के पूरे प्रोसेस में बैठ क्या फ़ायदा। बहरहाल बेटर सेंस प्रिवेल्ड, वो वक्त तो गुजर गया कि हमें एक प्री डिटर्मेंट डिस्कशन के साथ बजट लाना था, लेकिन उसके बाद की मुलाकातों के अंदर खातर खा बेहतरी आई है। चंद एक चीज़ें हैं जिसपे हुकूमत ने कहा है कि वो उसमें बेहतरी लाएंगे। देखिए, अगर इस वक्त आप बजट भी देखें, इस बजट को ना गरीब आदमी, ना अमीर आदमी, ना इंडस्ट्रियलिस्ट, ना एक्सपोर्टर, किसी भी तबके का शख्स, या चाहे वो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री हो, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, दूध से लेके दही से लेके अद्वियात तक लेके हर चीज पे अंधाधुंध टैक्स लगा दिया गया है। हुकूमत के अपने लोग मेंबरान पार्लियामान में बैठे हुए इस बजट को नहीं करा रहे, उस पर क्रिटिसिज्म हो रही है। इट्स नॉट कि हम लेकिन द इशू इज शर्मिला कि हम ये देख रहे हैं कि जो टैक्सेशन का मामला है उसके ऊपर हम हमेशा बात करते रहे और ख़ासतौर पर इसहाक डार साहब जो कि अभी वज़ीर ख़ारजा भी हैं, नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वो ये कहते रहे कि जी हमने टैक्स नेट वसी करना है। तो टैक्स नेट वसी हमें आज तक होता दिखाई नहीं दिया। टैक्स नेट वसी करे ना, ये तो बजट स्पीच में भी वजीर खजाना साहब ने कहा कि हम वजी करेंगे और वजीर आजम की खास हिदायत है, लेकिन वो हमें बजट डॉक्यूमेंट में नजर नहीं आ रहा ना। आप ये कहा कि विजडम है जो मुल्क तो शर्मिला अभी तो बजट अप्रूव नहीं हुआ, तो आप लोग करवा लें, आप बड़ी पावर भी रखते हैं, हुकूमत आप कर रहे हैं ना सदफ, हम बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि खुदारा आप डायग्नोस्टिक किट्स के ऊपर तो टैक्स हटाएं, आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जो मुख्तलिफ मामलात हैं उस पर तो टैक्स हटाएं, आप दूध पे तो टैक्स हटाएं। ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना कि जी अमीर का बच्चा जो है डब्बे का दूध पीता है, भाई गरीब का बच्चे भी डब्बे का दूध पीता है ना। 0 से लेके फौरन आपने 18% टैक्स लगा दी। आपने टैक्स लगाना ही था तो 5% लगा देते, 3% लगा देते। स्टैगर्ड तरीका होता है ना। अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स ने लोगों की जान लेनी है, लोगों को मार देना है, उनका खून चूस लेना है, तो किस ज़मीर के साथ हम दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट शर्मिला। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपने जो इस वक्त कहा कि खुदारा वो हमारी, देखें उनकी हुकूमत जो इस वक्त चल रही है वो सिर्फ इस बुनियाद पे चल रही है कि आप उनके साथ मौजूद हैं। अगर आप नहीं होंगे, सादा अक्सरियत नहीं होगी, बजट पास नहीं होगा, हुकूमत नहीं होगी, तो आपकी पोजीशन माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक इसी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये एक कदम उठाया कि हम एहतजाजन टैक्स के इस पूरे इस बजट के प्रोसेस में नहीं बैठेंगे, पहले से बात करेंगे कि आया अपना किबला तो दुरुस्त करो, इसमें कुछ चीज़ें तो बेहतरी। देखिए अभी कल सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी उसकी रिकमेंडेशंस भी पार्लियामान के अंदर आएंगी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी
पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई है उसके बाद शायद वो लेकिन शर्मिला बजट के हमारी तो अंदर हिस्ट्री है खिताब ना भी कि एहतजाज होता है, बड़ी बड़ी तकरीर होती हैं, वाह होती है, लेकिन फिर मसलहतन मुल्क के मफाद में, माशी मफाद में इन फैसलों पर कहते हैं जी चले जी हम सर तस्लीम खम। देखिए सदब, मैं आपको एक साफ साफ बात बताऊं, लेट मी नॉट बीट अराउंड द बुश। बात ये है कि अगर हम ये शिकायत आती है कि जी ये IMF का बजट है ना, IMF का बजट, इससे कौन इनकार कर रहे हैं? हमने कब कहा कि IMF का बजट नहीं है? ठीक है। ये मुल्क आपका 77 अरब 525 अरब रुपए का मकरूज है। आप, मैं, मुझ समेत, मेरा 6 साला बेटा समेत 2,80,000 रुपए के हम मकरूज हैं। अब जब आप कर्जा लेते हैं किसी से तो उनकी शराइत तो रखते हैं, लेकिन फिर आप ये भी तो देखते हैं कि आपने किससे पैसे वसूली करनी है। क्या आपने वही तबके तनख्वाहदार तबके से पैसे वसूली करनी है, या आपने उन रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेकर आना है जो इस मुल्क के अंदर तकरीबन कोई 36 लाख जो हैं वो रिटेलर्स हैं, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है सिर्फ 31,000। इसके बाद खुद FBR कहती है कि इस मुल्क के अंदर 12 मिलियन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 4.5 मिलियन जो हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। तो कौन लाएगा ये? टिमाना साहब कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर 6 ट्रिलियन की टैक्स लीकेजेस है, तो यार हमने पकड़ना है उसे जाके। मैं वही बात कर रहा हूँ। दूसरा ये शर्मिला, तो दूसरा अगर ये FBR अपनी नाकामी दिखा रहे हैं तो उनकी नाकामी का एक्सपेंडिचर्स का भी इश्यूज हैं, टैक्स कलेक्शन का भी इशू है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे खुशी बेहतर करें ना, कंप्लायंस बेहतर करें। इससे खुश कोई भी नहीं है। आप वसूल कर सकते हैं, टैक्स आप वसूल कर सकते हैं, अगर आप वो इदारा जो इसको कलेक्ट करने का मजाज है वो सही तरीके से काम करें। और टैक्स को खर्च भी सही तरीके से करती है कि जी टैक्स लीकेजेस हैं टू द ट्यून ऑफ 6 ट्रिलियन, मतलब 6 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन ही निकाल लो यार, वही कर लो। अपनी कंप्लायंस, हुकूमत अपनी कंप्लायंस तो बेहतर। तो शर्मिला, हम क्या उम्मीद रखें, क्योंकि अब ज़ाहिर लोग जिन पर ये तमाम तर बोझ पड़ा है वो अब ज़ाहिर आपकी तरफ देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आप अगर उनकी आवाज़ बन सकते हैं। लड़ रहे हैं हम, डेली पार्लियामान में खड़े लड़ रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, सिफारिशात दे रहे हैं डेली। हमारा सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक। व्हाट आर द चांसेस कि कुछ उसमें अमेंडमेंट्स होंगी? देखिए, मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक खातून हूँ, मैं समझती हूँ कि कुछ न कुछ खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी। अगर पीपल्स पार्टी को बजट बनाने से पहले बिठा लेते अपने साथ तो ये बजट बहुत बेहतर हो सकता था। अच्छा, ये हम बताते। मुझे आप एक बात बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में भी ये डाला है और बारहा अपनी हर तकरीर में इलेक्शन से पहले कहा था, ये जो वजारतें आप लेके बैठे हुए हैं वफाक के अंदर, जो सूबों को मुंतकिल हो गए, इनको खत्म कर दें। 300 अरब रुपए तो आपको वहां से मिल जाएंगे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस, खत्म कर दें। 4 महीने हो गए हुकूमत को आए, क्यों नहीं खत्म करते? वहां से 300 अरब रुपए तो वहां से आ जाएंगे आपको सीधा सीधा। आज की जो स्पीच है इसमें, इसकी आज जो बिलावल साहब की स्पीच है उसमें ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, आई एम श्योर। देखिए, चेयरमैन साहब तो इज वेरी पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स। वो देखें, पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा मुतवासित गरीब तबके की बात करती है। किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें बेचारे तनख्वाहदार लोगों के लिए कुछ नहीं है। आपको पता है ये जो टैक्स स्लैब इन्होंने बढ़ा दिया है तनख्वाहदार तबके के ऊपर, ये किस पे लग रहा है? ये प्रोफेशनल्स पे लग रहा है। IT प्रोफेशनल्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर। आपकी इनकी हुकूमत की अपनी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले साल 119% इजाफा हुआ है उन लोगों में, हाईली क्वालिफाइड पर्सन में, जो मुल्क छोड़ के चले गए। इस साल और चले जाएंगे। ऐसे ही है। तो इस तरीके से तो आपके मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अभी कौन सी विजडम है कि आप इन लोगों के ऊपर मजीद टैक्स लगा रहे हैं? कौन सी विजडम है कि आप दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर 40% बच्चा जो है मेंटली और फिजिकली स्टंटेड है। इन रिटर्न देयर आर जीरो फैसिलिटीज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शर्मिला। लेट्स होप कि ये जो कमेटियां बनी हैं ये कुछ कर सकें। पीपल्स पार्टी कह रही है हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो एक बड़ी ज़बरदस्त कहा जा रहा है कि स्पीच करने जा रहे हैं रिलेटेड टू बजट इश्यूज़, तो देखते हैं क्या होता है। भाई दूसरा ये है कि स्पीच से तक मैं यही कहता हूँ कि दे नीड टू अंडरस्टैंड, आई थिंक दे अंडरस्टैंड इट वेल, कि उनकी पोजीशन कोई मामूली पोजीशन नहीं है। दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐसा होगा कि वो ये समझेंगे कि हमने सिर्फ बात करके फिर उसके बाद उनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लेने, यानी कि हुकूमत के, कि भाई आप ये भी मान जाएं, ये भी मान जाएं। तमाम नहीं तो जहाँ जहाँ आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है वो मुतालबात माने भी जा सकते हैं और उन पर इसरार भी किया जा सकता है पीपल्स पार्टी की जानिब से। अच्छा जी, अब जब बात हो रही है कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो ज़रा सिंध की बात कर लेते हैं। सुबह सिंध में किसी भी बड़े हादसे के फौरी रिस्पॉन्स के लिए मलीर से घोटकी तक 16
खुसूसी सैटेलाइट स्टेशंस तैयार कर लिए गए हैं। और जो ये स्टेशंस हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जदीद एम्बुलेंस होंगी, फायर ब्रिगेड का अमला होगा और रिकवरी व्हीकल और डिज़ास्टर मैनेजमेंट व्हीकल समेत दीगर सहूलियात होंगी। तो नज़ीर शाह बता रहे हैं कि ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी सूबे में 16 मकामात पर सैटेलाइट स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 रेस्क्यू 1112 से सैटेलाइट स्टेशन तक तकरीबन 29 किलोमीटर का सफ़र करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर डॉक्टर आबिद शेख जो DG रेस्क्यू 1112 हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि ये 16 सैटेलाइट स्टेशन किस तरह काम करेंगे और इनमें क्या क्या ऐसी खूबियाँ होंगी जिससे किसी भी शहरी की जान इमरजेंसी में बचाई जा सकेगी। ये सबसे बड़ा अहम कदम है जो हम इस वक्त जो मोटरवेज़ और हाईवेज़ हैं जो इंटरसिटी कनेक्टेड है, वहाँ पर सेटेलाइट स्टेशन का क़याम होने जा रहा है और 16 के करीब ये लोकेशंस हैं। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके थ्रू ये हमें हैंड ओवर होते जा रहे हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं इसको ऑपरेशनलाइज कर लें। यहाँ पर जो है वो फायर की सर्विस भी अवेलेबल होगी। यहाँ से हम जदीद तरीन जो हमारे साथ इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस है वो भी इसके साथ इंटीग्रेट होगी और यहाँ पर एमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स भी यहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी और 24 घंटे सैटेलाइट स्टेशन जो है वो काम कर रहे होंगे और तकरीबन 35 से 40 के करीब जो स्टाफ होगा हर सैटेलाइट स्टेशन पे मौजूद रहेगा 24 घंटे। जी, सूबे के अहम मकामात पर सैटेलाइट सेंटर्स का क़याम एक लायक तहसीन अमल है जिससे उन शहरियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद हासिल हो सकेगी जो मदद का इंतज़ार करते करते अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते थे। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। अच्छा जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इस वक्त बराह रास्त लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के मामले पर केस की समाअत जारी है। बराह रास्त के सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्हें तारीख दे दी थी, क्यों नहीं दी थी? वो भी नहीं दी ना। PTI हमारे सामने था, SM जफर साहब उनके वकील थे, वो सेनेटर भी आज जो शायद नज़र नहीं आ रहे हैं हमें, सॉरी अली जफर साहब तो आज नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये ना कहिए ये खूब ये उंगलियां उठाना और ये बाहर बड़े बड़े शोज करना, सच भी कभी कभी बोल दिया करें। इलेक्शन किसने करवाया, फिर इलेक्शन रुकवाए किसने कोशिश की? आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया? मुझे मालूम है सर। कौन था उसमें पिटिशनर बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट? नाम ले दें उनका। PTI थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, हमने फिर भी उस ऑर्डर को सेट असाइड किया कि इलेक्शन हो। तो ये खूब है। और ये बात जो आपने बात कही कि इसकी उसकी कोई डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, वो भी किसने किया था? हमने आपको कहा था कि इलेक्शन ना कराएं। आप तो नहीं, आप तो कन्फ्लिक्टेड नहीं है या हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि PTI को हमने कहा था इलेक्शन ना कराएं। मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो। कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर। वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेज इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो। अब या तो कहें फिर कानून पाकिस्तान के है ही नहीं, कुछ उसके माने नहीं रखते हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे, हमें बताए गए थे PTI के, उनका हक किधर गया? क्या आप 3 लोगों पे 91 लोग ऑफिस होल्डर्स के माने इलेक्टेड? तो क्या नो, आप देखिए, आप बार बार देखें, जब आप आधी बात ना करेंगे, पूरी not discussed that आप ये आधी बात that judgment because it's sub judice sir। नो फिर आप आधी बात सब जुडिस कैसे फैसला हो गया है सर? रिव्यू पेंडिंग है आई थिंक। अच्छा ओके जी, तो फिर आप मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। जब आप जरूरत पड़ती है तो कह देते नहीं, मैंने उसके बारे में मेरा ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मेरा ग्रीवियंस इलेक्शन कमीशन से। 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। इस मुतालिक जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर करेंगे। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन और एक अहम टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और वो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। तो वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से ये फैसला किया है कि जो ऑपरेशन है इस पर कौमी सलामती की जो कमेटी है उसका इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। और वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो ये कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ऐवान में इस पर बहस करेंगे। जबकि जो अपोजिशन जमात है यानी कि PTI, उसने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पार्लियामेंट को इस पर एतमाद में लेने का मुतालबा किया है और वो ये कहते हैं जी कोई भी ऑपरेशन हो उस पर एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। तो अब भी उनका मुतालबा होने तो जा रहा है पूरा। जी, तो इसके साथ साथ असद कैसर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की
और उन्होंने सवाल उठाया कि ऑपरेशन बहुत हो चुकी है, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले? हम हर सूरत में जो है ना अमन चाहते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ है। मुतालिबा करता हूँ सादा और सिंपल, अगर कोई डिसीजन हुआ है तो पार्लियामेंट में ले आया जाए। और तो असद कैसर साहब का स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब ऐसे में ये तमाम तर सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ और आज ये एहतजाज कर रहे हैं। ये कहना है जी ख्वाजा आसिफ का, वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने कहा कि जी ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी हैं, ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। तो ज़रा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अच्छा, सवाल के आगाज़ में तमहीद थोड़ी सी बांधूंगा। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, उसके बाद फिर जिस नौयत के हमने ऑपरेशंस किए पाकिस्तान में, जिसमें ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, फिर उसके बाद ऑपरेशन अलमीज़ान, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन शेरदिल, राह हक, राह रास्त, राह निजात, फिर उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़्म, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देयर वर सो मेनी ऑपरेशंस। और आई रिमेंबर के वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान स्पेशली, वो इलाका नो गो एरिया होता था। वहाँ पर आप गए, स्वात की साइड पे आपने अमन अमान कायम किया, उसके बावजूद और नाकाम। और अगर उसके बाद वहाँ पर नहीं, अगर किसी वजह से वो हुआ कि फौजी ऑपरेशन हो गए, लेकिन सिविलियन सेटअप वहाँ पर अपने कदम जमाने में नाकाम रहा ड्यू टू वट एवर रीजन्स। तो हारिस नवाज साहब, ये बयान असद कैसर साहब का कि कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ, ये लाइल्मी है, एक नाइव स्टेटमेंट है, या किस बुनियाद पे दिया गया होगा? लेकिन सती, एक तो ये स्टेटमेंट ऑपोजिशन कभी नहीं देना चाहिए, एनकरेज दहशतगर्दों को कि जी आपको मुल्क के लीडर्स अपनी मुसल्लह फ़ौज के बारे में बात करें। नंबर 2, अगर आपको याद हो, आई डोंट टॉक कि राह रास, राह निजात, ज़रबे और अभी ये अज़्म इस्तेकाम, 2020 में आपने देखा होगा कि तमाम मुल्क से 95% दहशतगर्दी खत्म, सवात में अमन हो गया, नॉर्थ पाकिस्तान में अमन हो गया, सब कुछ धमाके बंद हो गए। ये 2021 में जब तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट आई है और अमेरिकन अपना वेपन एमरेज छोड़ के गए, सारा खुला छोड़ के गए, तालिबान ने उनको कंट्रोल नहीं किया बल्कि दहशतगर्द को खात्मा नहीं दिया, तो दैट इज अगेन रीसर्च हुआ ये सारा। और उसके बाद आपने फिर एक मुज़ाकरात जब हुए तो आपने देखा कि उसके अंदर भी इन्होंने हमारी हुकूमत ने टाइम गेन करने दिया उनको, TTP को, वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हुए, रीकूप किया अपने आप को, एंड दे पाकिस्तानी सरहदों के अंदर आ गए कि जब हम ऐसा करेंगे। वो एक आफ्टर फैक्ट था। द इशू इज कि क्या मुल्क को इसी तरह चलने दें और वी हैव टू स्पॉट देम आउट। बात ये कि आपने अब ये तो फैसला करना है पूरी कौम को। और अगर आप याद है तो नासिम जी ने ये बात की कि लड़ाई फौज करती है लेकिन जंग पूरी कौम करती है, फाइट एज अ नेशन। तो अगर आपने ये करना है तो फिर कहीं ना कहीं, और ये लड़ाई उस तरह की नहीं कर रही थी इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसमें नए उनको आलात दिए जा रहे हैं, नए उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तमाम कोऑर्डिनेशन हो रही है नेटा के अंदर। उसके बाद आप मैनेजमेंट सिस्टम वाटर का और सख्त हो रहे हैं, वीजा सिस्टम ठीक कर रहे हैं, आपके गाड़ी में रजिस्ट्रेशन बहुत चेक, कोई गलत गाड़ी संभालना हो, ये चीज़ों में जोर दिया जाएगा ताकि एक दफ़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो और इनको खत्म। लेट नो वन चैलेंज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये करने के लिए आपको जरूरत है। और देखें ना आप, एक साल में कितनी शहादत हुई। और हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर है जब इस तरह के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए जाते हैं, उस पर बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, एपेक्स कमेटी के इजलास होते हैं, बताया जा रहा है जी KP के जो वज़ीर आला हैं वो एग्री कर गए थे, उनके सामने ये फैसला हुआ था। इसके बावजूद उनकी जमात ऐवान में ऐसे शोर उठा रही है। असद कैसर साहब का बयान हमारे सामने, तो आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है? जब वज़ीर आला ने गो अहेड दे दिया तो फिर इन बयानात की क्या तुक बनती है? सदब, इसमें एक आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट में अवाम सेलेक्ट करके अपने नुमाइंदे लेकर आए, वो नुमाइंदे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को चुनते हैं, राइट? वो कैबिनेट बैठ के और फिर उस पर खास तौर पर एपेक कमेटी में आपके चारों सर्विसेज चीफ बैठे हुए हैं, चारों चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तमाम गुजरा हालत तमाम प्रोविंस के, वहाँ ये फैसला हो। कैबिनेट को ऑथराइज है कि दे शुड टेक डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आप अगर हर बार पार्लियामेंट मिलाएंगे तो हुकूमत आप क्यों बनाते हैं? हुकूमत को फैसला करना है, हुकूमत को काम करने के लिए।
और फिर अभी जब आप बात करें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक और बहुत हाईएस्ट लेवल, वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर जो होंगे सब बैठ के डिस्कस करेंगे, ऐसे वजह हम उनको ब्रीफिंग भी देंगे। अगर आपने इन्हीं चीज़ों में पढ़े रहना है तो आप मुझे बताइए कि जब एक 56 ये APS का मसला हुआ था, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, एक और ऑप्शन है इस वक्त, बड़ी अच्छी ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर कॉल देना, नेशनल एक डायलॉग की कॉल जिसमें तमाम लीडर्स आए, बैठे, सारी चीज़ सॉल्व कर लो। बट ये पार्टी डिस्कशन इट इज नो एंड। आप कहीं मुल्क बहुत देखें, जब तक ये सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ठीक होंगी आपके मुल्क में कोई मसला नहीं रहेगा। मुझे अगर पता हो मेरा पैसा डूब जाएगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा, आई एम नॉट स्टूपिड। सो ये चीज़ें सोचने के मुल्क के लिए, बल्कि आई वुड से कि ये अपोजिशन पार्लियामेंट कहती थी हमें बड़ा एतराज़ है, बट क्योंकि ये एक नेशनल इशू है, सो वी स्टैंड विद द गवर्नमेंट एंड विद द एपेक्स कमेटी के ये मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए, लाना थोड़ा इसको करने के लिए पूरी कौम आपके खड़ी है, प्लीज़ गो है, दैट इज स्पिरिट वी शुड हैव। लेकिन मुझे समझ नहीं आता हम ऐसी बातें करते हैं, सिर्फ एक तनकीद बाय तनकीद, इख्तलाफ बाय इख्तलाफ, और मुल्क को आप कहीं किसी को परवाह नहीं। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि इसका इम्पैक्ट, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि जो इम्पैक्ट होता है इसका, क्योंकि ये बयान आपका, आप तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग शायद कर रहे हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। सारी दुनिया में उस बयान को देखा जाता है कि जी फ़लाँ सूबे का वज़ीर आला या फ़लाँ सियासी रहनुमा ये बयान दे रहा है रिगार्डिंग दीज ऑपरेशंस, या ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट भी आपको लगता है कि नेगेटिव जाता होगा ऑब्वियसली। आप ये बताएं, यूक्रेन वॉर में अमेरिका जाके रशिया के साथ वहाँ पर अमेरिकन यूक्रेन में सपोर्ट कर रहा है, उनकी भी ऑपोजिशन है। नेशनल इशू पे दे विल नेवर कॉन्फ्लिक्ट, दे विल स्टैंड यूनाइटेड। इजराइल के बारे में जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वहाँ पर देख लें, स्टूडेंट सब बात करें, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे हुए। सो कहीं ना कहीं मुल्क के मफाद के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू टू स्टैंड टुगेदर। आपके जितने मर्जी सियासी इख्तिलाफात, लेकिन जहाँ यूनिट की बात, पूरी फौज की और ये मुल्क की बात आती है, then please remain united and tell the terrorists the whole nation is going to fight against you, the whole nation standing behind armed forces, then उनका मोरल इफेक्ट होगा, वो उनका विल टू फाइट खत्म। ठीक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, गुफ्तगू करने के लिए। ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैसला है, इस पे तमाम जमातों को यूनिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के अमन व अमान से मुतालिक है। स्टेटमेंट देते वक्त सियासतदानों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं जितने भी ऑपरेशंस किए गए। जब हम बात कर रहे हैं अमन व अमान की, तो ज़रा सिंध के अमन व अमान से मुतालिक भी आपको थोड़ी सी हम अपडेट्स दे दें, और वो ये है कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास आज सखर में होने जा रहा है, और इसमें DG रेंजर्स सिंध, IG सिंध, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला शरीक। और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि सदर पाकिस्तान है वो सखर पहुंच चुके हैं, और आज वहां पर अहम नौयत का इजलास होने जा रहा है, और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान। वो हमें ज़रा इस अहम तरीन इजलास से मुतालिक अपडेट करेंगे। तो लाला बताइए ज़रा, ये इजलास कब तक शुरू होने जा रहा है, और ये बड़ा अपनी नौयत का बड़ा अहम जी बड़ा अहम इजलास है। जी बिल्कुल इशफाक, ये बहुत ही अपनी नौयत का अहम इजलास है, और इस इजलास के लिए मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, और ARY न्यूज़ ही वो चैनल है पाकिस्तान का जिसने सिंध के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ बना, और हम बार बार ये अपने चैनल के ज़रिए आगाह करते रहे हुक्मरानों को, और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी रूल कर रही है, उसके सरबराह को कि आपको खुद आना चाहिए और उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी आपकी है, लोग आप पर एतमाद करके आपको वोट करते हैं, और जब वो इस तरह बेसरो सामानी के हालत में होते हैं तो वो बड़ी तकलीफ़ से गुजरते हैं कि एक तरफ बेरोज़गारी हो और दीगर मसाइल हों, और उसके साथ जो है वो डाकुओं और चंद डाकुओं की, यानी टोटल अगर मिला जुला के हम सिंध पंजाब के बॉर्डर से लेकर सखर तक के डाकुओं की बात करेंगे तो 1500 की तादाद होगी इनकी, और इन 1500 लोगों के सामने जो है वो 5 करोड़ लोग यरगमाल हों, और मजमूई तौर पर सारे पाकिस्तानी यरगमाल हों, तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। उस पर आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब तकरीबन 2:30 बजे सखर में, कमिश्नर ऑफिस सखर में एक अहम इजलास करने जा रहे हैं अमन अमान के हवाले से, जिसमें उनके हमरा वज़ीर आला सिंध, सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन, होम मिनिस्टर ज़िया लंजार और नासिर शाह साहब शामिल होंगे पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से, और जो इंतज़ामी ढांचा है उसमें से चीफ सेक्रेटरी सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, ISI, MI और IB के हाई ऑफिशल्स इसमें शिरकत कर रहे हैं, और तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी तमाम
सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से और पुलिस की तरफ से और रेंजर्स की तरफ से कि आया इन 1500 लोगों को हम किस तरह टारगेटेड ऑपरेशंस के ज़रिए या किस वसाइल की हमें ज़रूरत है, कितनी फ़ोर्स की हमें ज़रूरत है, कितने एम्यूनेशन की हमें ज़रूरत है, ये सारे मामला डिस्कस होंगे। और क्योंकि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान की तमाम लॉ एंड ऑर्डर ऑफिस करने वाली फोर्सेस के, तो वो इंशाल्लाह आज के बाद कोई एक जामे हिकमत अमली के तहत इन तमाम डाकुओं की सरकूबी होगी। और अगरचे इस हाई ऑफिशियल इजलास के बाद भी कोई ऐसा कदम न उठाया गया जिससे अवाम मुतमईन हो, तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। जब सदर मुमलिकत इसकी सदारत कर रहे हैं और जो उनके अहकामात होंगे तो फिर उस पर तो एक्शन भी होगा। लेकिन ये बताइएगा ज़ाहिर इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, सक्खर हैदराबाद मोटरवे के हवाले से भी जायज़ा लिया जाएगा। तो लाला असद ये बताइएगा कि अब तक क्यों नहीं इसे मुकम्मल किया जा सका है? देखिए, सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो है वो गुज़िश्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में उसका इब्तिदा कर दिया गया था। वो खुद ही सक्खर तशरीफ लाए थे और उन्होंने उसका आगाज़ कर दिया था, संग बुनियाद रख दिया था। मगर बाद में फिर खान साहब की हुकूमत आई तो वो काम रुक गया था। उसके बाद फिर PDM की हुकूमत आई, फिर उन्होंने इब्तिदा किया, मगर फिर उसमें एक मेगा करप्शन का केस सामने आया। तकरीबन कोई 15-20 अरब रुपए का जो है वो करप्शन हुई। उसमें जाली ज़मीनों के खाते बनाकर बंडरबाट की गई, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व थी और पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। तो उस पर फिर नेब की केसेस बने और वो चीज़ें अदालत में चली गई, तो वो फिर एक दफ़ा ये मनसूबा खटाई में पड़ गया। मगर इस बार जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और चाइनीज़ के दरमियान जो एक बहुत अच्छा मुआहदा दोबारा से तय पाया इसी के हवाले से, उस पर अभी बहुत जल्द। तो लाला ये क्यों होता है वैसे? एक इम्प्रेशन जाता है कि जब भी पकड़ा जाता है कुछ तो फिर वो मनसूबा खटाई में, यानी कि कमाई नहीं होती तो खटाई खटाई होती है। इशफाक, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगरचे कहीं पर कोई करप्शन का वाक़या आ जाए तो उन लोगों को सज़ा देकर मंसूबे को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने मंसूबे हमारे आगे बढ़ेंगे जितने ही तो तरक्की की रफ्तार आगे बढ़ेगी। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस पूरे के पूरे मंसूबे को ही खटाई में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो लॉस करना पड़ता है पाकिस्तान के लोगों को, उसको मईशत को। अगर जैसे सक्खर हैदराबाद मोटरवे तैयार होता तो आज न सिर्फ सिंध के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते, पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होते और तकरीबन 6 घंटे का रास्ता जो है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को बचता। और सिंध के लोगों को कराची से हैदराबाद और सक्खर तक का रास्ता जो है वो 2.5 से 3 घंटे का रह जाता। तो ये बहुत बड़ा एसेट है सिंध के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए। इस पर जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए, मगर उससे पहले अमन अमान तमाम ज़रूरी है, क्योंकि मोटरवे भी सेफ नहीं है, नेशनल हाईवे भी सेफ नहीं है, लिंक रोड्स भी सेफ नहीं है, हमारा कोई शहर सेफ नहीं है। कराची से लेकर घोटकी तक हमारा कोई शहर सेफ नहीं है। इसके लिए अमन अमान के लिए जिस तरह पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर जो है वो उसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए एक जगह पे जमा हुए हैं और एक उस पे पॉइंट पे आके उन्होंने ताद किया है, तो इसी तरह इस चीज़ को देखना तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ भी भरपूर ऑपरेशन काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच लाला असद पठान, हमें सूरत हाल बता रहे थे। इजलास होगा, उसमें जो फैसले होंगे फिर ज़ाहिर है उसकी अपडेट्स हम वक्तन फ़वक्तन आपको मजीद भी थ्रू आउट द डे देते रहेंगे। तो खबर यह है कि पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की गई है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक। तो उसके हक़ में ये करारदाद जमा करा दी गई हिमायत में, और फिर यह है कि हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से ये करारदाद जमा कराई गई है और इसमें कहा गया है कि जी वज़ीर आज़म की जानिब से ये जो ऑपरेशन है उसकी मुकम्मल हिमायत कराते हैं और फिर यह है कि ताउन की यकीन दहानी भी कराते हैं। ये करारदाद का मतन है। तो जस्ट इमेजिन के इस हवाले से, ऑपरेशन से हवाले से सपोर्ट भी काफ़ी सामने आ रही है और जो भी मामलात हों वो ज़ाहिर है कि अफ़ाम व तफ़हीम से और मिल के तमाम एक यकजहती का पैगाम जाना चाहिए। एक और ख़बर है जिसकी अपडेट्स दे देते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खावर माने का तशद्दुद केस में PTI वकील फताउल्लाह बरकी की ज़मानत खारिज कर दी है और इसी हवाले से अपडेट जान लेते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। बताइएगा जी। हुसैन अहमद चौधरी, वकला की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने PTI वकील फताउल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने दीगर PTI वकला की जमानत कन्फर्म कर दी है। ATC के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की है, जबकि एक वकील फताउल्लाह बरकी जो है उनकी जमानत खारिज कर दी गई है, जबकि दीगर की जमानत कन्फर्म कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक और खबर
अपडेट्स हैं वो ये हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी खुर्शीद अहमद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा लापता ख्वाजा खुर्शीद का पता चल गया है, वो जासूसी के इल्ज़ाम में हिरासत में है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स हैं कि चले बंदे का तो पता चल गया, अब यह है कि कानून जो है उससे मुतालिक उसके मुताबिक आप मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। तो ये बता दिया गया है इस बाबत। एक वक्फे के बाद आएंगे। भाई क्या बात है जी, हर तरफ ही महंगाई के चर्चे हैं। इस पे आप कह रहे हैं क्या बात है? वो अलग बात थी, अच्छा, लेकिन क्या बात है? तो बात यह है कि क्वेटा की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। और वहाँ पर सब्ज़ी मंडी में हुआ ये है कि सब्जियों की किल्लत हो गई है। अब किल्लत हुई है तो फिर कीमतें आसमान पे हैं। अच्छा, वैसे बकरा ईद के बाद मैं वैसे एक चीज़ सोचता था, आप सोचें, साइंस चेक करें कि बकरा ईद के बाद हुआ ये है कि ये जो मसाला जात जो यूज़ होते हैं ना, टमाटर प्याज, ये तो मैंडेटरी हैं। ये आप गोश्त खाएं, सब्ज़ी खाएं, कुछ भी खाएं, उनके अंदर ये आप सालन बनाने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ें चाहिए। लेकिन उससे हट के सब्जियों को आजकल कोई भाव नहीं डाल रहा, कोई उनको मतलब ये है कि वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा गोश्त की वजह से। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कीमतें क्यों अतिया से जान लेते हैं कि क्या क्यों नहीं है ये सीन है। अतिया, थैंक यू सो मच। अतिया अकरम हमारे साथ क्वेटा से। ये क्या हुआ है कि क्वेटा में एक तो किल्लत भी है, ज़ाहिर है जब किल्लत होगी तो फिर डिमांड सप्लाई फैक्टर आ जाता है और फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। सो ज़रा हमें सूरत हाल बताएं, क्या है अंदर की खबर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सदफ़ और इशफाक। बात ऐसी है कि किल्लत की वजह यह है कि जब तलब बढ़ती है और रसद कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। सेम यही सूरत हाल सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में है। वजह यह है कि अंदरून अज़ला जो है वहाँ से सब्ज़ियाँ जो है वो कोयटा शहर में लाई जाती हैं और ईद से पहले जो है टमाटर हो गया, हरा धनिया हो गया, हरी मिर्च होगी, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं की जा सकती तो बड़ी लिमिटेड तरीके से यहाँ पर मतलब मौजूद होती हैं। और दुकानदारों को पता होता है क्योंकि पश्तून बेल्ट ज़्यादा है और वहाँ पर ईद जो है, बकर ईद जो है वो 10 से 12 दिन तक मनाई जाती है। अभी तक उनकी ईद ख़त्म नहीं हुई। बहुत कम जो है वो, इस वक्त भी मैं कोयटा के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर सब्जियों की ज़्यादातर दुकानें, बड़े कम जो है वो सब्जियाँ मौजूद हैं और जो मौजूद हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ईद से एक रोज़ कबल जो है टमाटर जो है जो 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो 300 रुपये पर पहुँच गया एक दिन के अंदर अंदर। और जो ईद थी, क्योंकि लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं कि बकर ईद है तो कढ़ाई बनेगी और फिर तमाम होटल्स और चीज़ें बंद होती हैं और उसके साथ साथ मसालों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनमें प्याज हो गया, प्याज की कीमत आसमान से बातें करने लग गई। अदरक लहसुन बड़ा लाजिम व मलजूम जुज़ है खानों का और वो जो है इस वक्त अदरक जो है वो 800 रुपये किलो और लहसुन जो है वो 700 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की अगर बात कर दी जाए तो 800-150 रुपये में है प्याज, वरना 200 से 250 रुपये पे पहुंचा हुआ था। कई जगहों पे मिल ही नहीं रहा था। ईद के दिनों में लोग बड़े परेशान थे। जिन लोगों ने पहले से ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें नहीं ली थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ईद में अगर कोई एक आध रेड़ी या दुकान खुली थी तो वहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि आप ये समझ लें कि गोश्त की कीमत में टमाटर, हरा धनिया और मिर्च फ़रोख्त हो रही थी। चलें जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अतिया, क्योंकि आप क्वेटा की सूरत हाल बता रही हैं, कराची में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मामलात और ऐसी ही सूरत हाल है। थैंक यू सो मच। चलें जी, अब ज़रा बात कर लें कि जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की वजह से हम उसको जानना शुरू हुए। उन्होंने पाकिस्तान का बहुत जगह नाम रोशन किया। एक और उभरते हुए खिलाड़ी हैं मोहम्मद यासिर सुल्तान। उन्होंने शानदार कारकर्दगी के बायस एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा अपने नाम किया है। और ये अब अरशद नदीम के बाद हुआ ये है कि ये भी अब इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की उम्मीद बनकर सामने आए। क्या बात है, तो फिर उनसे बात ही कर लेते हैं। आज हमारे शो के गेस्ट भी हैं मोहम्मद यासिर सुल्तान। थैंक यू सो मच यासिर साहब। से पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो चांदी का तमगा जीतने पर। ज़रा हमें बताइएगा कैसे आप इस जीत तक पहुँचे, कितनों से मुकाबला था और क्या सूरत हाल रही? जी थैंक यू सो मच। पहले तो मैम इधर मुझे चांस मिला बोलने का, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का। तो ये थी हमारी एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप थी। इसमें एशिया के जो सारे कंट्रीज़ है वो हिस्सा लेते हैं। और इसकी मुझे कंफर्मेशन मुझे 1 मंथ पहले हुई थी। ट्रेनिंग तो मैं रेगुलर करता हूँ, ये नहीं कि नहीं कभी नहीं करता, ट्रेनिंग करता रहता हूँ। तो 1 महीना पहले हमें कंफर्मेशन होती है
कि आप इस कंपटीशन पे जा रहे हो, तो उसके लिए फिर मैंने अपनी जो भी जितनी भी मैं ट्रेनिंग कर सकता था मैंने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आप सबके सामने है, और शुक्र अल्लाह का मुझे एशिया में सिल्वर मेडल हासिल किया मैंने, जो कि मेरे लिए और अपने पाकिस्तान के लिए आगे के जी आगे के प्लान्स यही हैं सर, मैं कंटिन्यू रखूं इसको और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेहनत करके मज़ीद मेडल लेके आऊँ। अच्छा, तो अब ये है कि अभी आपकी लॉन्गेस्ट थ्रो कितनी रही है जेवलिन के साथ? जी इधर मेरी लॉन्गेस्ट थ्रो थी 78.10। वाह वाह। और इससे पहले मेरी एशिया में मैं ब्रॉन्ज था, उस टाइम 79 थी। इस बार इतना मैं ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सका क्योंकि उधर थोड़ा हमें वेदर इफेक्ट करता है। कितना कहना चाहिए डिफरेंस रहा थ्रो में? जी इधर गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है, श्रीलंकन हुआ है, वो 85 मीटर पे हुआ है। हाँ। और सिल्वर मैं हुआ हूँ और ब्रॉन्ज भी श्रीलंका का ही हुआ है, वो 77 पे हुआ। चलें जी, हम वो कहते हैं कि दुआ गो हैं कि आप पे नज़र रखें और आपके बायो मैकेनिक्स पे ऐसे काम करें कि जिस तरीके से ये नीरज चोपड़ा या जिस तरीके से अरशद नदीम थ्रो करते हैं, तो इस तरीके से आपकी भी मदद की जाए ताकि आप और बेहतर तरीके से काम कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू यासर, बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, अब वक्त आ गया है, किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हो आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पर आपका ताकि हिम्मत बढ़ाई जाए। अच्छा, तो आप मेरी हिम्मत बढ़ाएं। अब मुझे लगा कि किसी भी शो में ऐसा वक्त आता है जब क्लोजिंग करनी होती है, तो कल फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इस गर्मी में पानी ज़्यादा पीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।